अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह से आगे मैं बहुत खुशामदीद, मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगल वाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज के प्रोग्राम का आगाज़ शिफा कुछ काम कर लिया करें। मैं तो बहुत काम करती हूँ, लेकिन मुझे लोगों को थोड़ी बताने की जरूरत। अब दुनिया के सामने बैठ के काम करना ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है। और मेरे सामने ही कर लें नहीं तो बस हर वक्त आप अपने जो है ये शो जो स्टाइल और जो ये क्या बाल संवारना और स्टाइल अपने ज्वेलरी और मेकअप और ये जो कपड़े उसमें लगी रहती हैं। किताबों में खो जाएं, कागज़ों में खो जाएं। एक तो किताबों का ज़माना चला गया है। अब किंडल ई पेपर ई बुक्स का दौर है। आप लोग पुराने ज़माने में जी रहे हैं। अपडेट योरसेल्फ प्लीज। चलें, मतलब इल्म में या मैं आपका भी सॉफ्टवेयर अपडेट कराऊं? मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट करवाएं। सही बात है, बस ठीक है, किंडल ला के दे देंगे गिफ्ट में। ये क्या, लेकिन काम करें। बताएं क्या काम की बात है। और दूसरा ये कि आप मुंह धोते हैं। ये आपको कैसे पता चला? मैं पूछ रही हूँ ऐसे, नहीं सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ कि आप मुंह धोते हैं। क्या लगता है कि नहीं, वैसे पूछ रही हूँ। मतलब धोते हैं तो क्यों धोते हैं? साफ हो जाता है मुंह उससे। हाँ, व्हाट इज द नीड? सफाई। अच्छा, सफाई। और आप कपड़े शपड़े भी साफ ही पहनते होंगे गालिबन? ये देख लें, साफ सुथरे गालिबन कपड़े भी साफ सुथरे पहनते हैं। मतलब नहाते धोते बिल्कुल बिल्कुल करते हैं ना ये काम। किस लिए करते हैं? सफाई के लिए, तन की सफाई। और ये क्यों चाहिए होती है? रहना अच्छा लगता है इंसान को। सही है। वाइडर कॉन्टेक्स्ट है। वाइडर कॉन्टेक्स्ट क्या मतलब? मतलब आप लोगों के दरमियान काम कर रहे हैं। हाँ, और ताकि लोगों को भी जो है और आप गंदे मंदे आए अगर लगे, तो फिर क्या होगा? बू ना आए आप में से। लोग आपको बुरा देखेंगे कि यार ये कैसे लोग हैं यार, इसमें तो कुछ टाइम बाद अगर ज्यादा स्मेल आने लग जाएगी या कुछ इस तरह, तो लोग आहिस्ता से साइड हो जाते हैं या आहिस्ता से उठ के या दूर खड़े होकर बात करते हैं। इस तरह होता है सिलसिला। हमें सोशल एक्सेप्टेंस छोड़ देते हैं क्योंकि ज़ाहिर है वो एक सोशल एक्सेप्टेंस नहीं रहती आपकी कि यार ये तो गंदा इंसान है। तो साफ सफाई, अपनी हाइजीन बड़ी जरूरी है। हम हर चीज साफ रखते हैं, लेकिन हम एक शख्सियत के लिए, एक हस्ती के लिए अपने दिल को साफ नहीं करते। वो कौन शख्सियत है? अल्लाह ताला, ऊपर वाला। दुनिया हमारे चेहरे को देखती है तो हम दुनिया के लिए चेहरा साफ रखते हैं। एक सोशल एक्सेप्टेबिलिटी हमें चाहिए होती है कि भाई लोग मेकअप नहीं करके जाऊंगी, अच्छी नहीं लग रही होंगी, लोग कहेंगे पता नहीं कहाँ से आई है, कौन असली शक्ल आ जाएगी सामने, और क्या जो भी होगा। या खत नहीं बनाई हुई, दाढ़ी वैसे ही बढ़ती जा रही है, तो लोग कहेंगे यार ये किस किस्म का एक अजीब सैवेजेस किस्म का जंगली बारबैरिक लुकिंग आदमी है। तो तराश खराश हमारे दीन ने भी कहा है कि आप अपने आप को साफ सुथरा लगें, अच्छे लगें। लेकिन जिस हस्ती के लिए हम दुनिया में आते हैं, या हम बहुत सारे काम ऐसे कर रहे होते हैं कि भाई हमने उसको मुंह दिखाना है। कहते हैं किस मुंह से जाओगे ऊपर, या किस तरह खड़े होगे उसके सामने। तो उसी के लिए हमारा दिल साफ नहीं होता। दिल में अंदर कालक होती है। जो हम ये उसकी बात कर रही हैं आप कि हमारी उससे जो है वो जब दुआ कबूल नहीं हुई तो हमने शिकवा करना शुरू कर दिया। उससे शिकवे भी, और लोगों के लिए भी जो हमारे दिल में ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो नेगेटिव होती हैं, वो तो जानने वाला है, उसको तो सब पता है कि हम ऊपर से तो बड़े साफ सुथरे लग रहे हैं, अंदर से हम कितने मैले हैं और गंदे हैं। दौलतमंद, मैं गरीब, तो जेलसी मुझे होगी तो मैं उसी से कहूंगा ना कि अल्लाह मियां ये आपने क्या किया भाई। ये तो नहीं, लेकिन वो तो किया, लेकिन ये है कि दिल में बुग़्ज़ आ गया ना। वो कहते हैं ना, कीना आना, बुग़्ज़ आना किसी के लिए, बिला वजह किसी को नुकसान पहुंचाने की फीलिंग अपने अंदर रखना, तो ये दिल के मैले होने की निशानियां हैं। उस चीज पर हम गौर नहीं करते और हमें चेहरा बड़ा साफ सुथरा चाहिए, मेकअप किया हो, लूबुटॉन्स के हमने जूते पहने हो, $700 के कपड़े जबरदस्त पहने हो, लेकिन अंदर से दिल इतना मैला है कि आप किसी के साथ अगर अल्लाह ताला आपका ये पर्दा गिरा दे और अगले को नजर आ जाए कि आप अंदर से उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो कभी आपके साथ कोई बात ना करे। ये हम सब इंसानों के बारे में ये ऐसी बात है। सब इंसानों का वाकई एक इज्तिमाई मसला है और हमें अपने आप को सही करने की जरूरत है। ये सफाई जो है, दिल की सफाई बड़ी जरूरी है। दिल को साफ करें। चेहरा साफ किया तो क्या साफ किया। बिल्कुल गुड, ये बात बिल्कुल आपकी अहम बात है और मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। कायल हो गए आप सफाई सुथरा के? बिल्कुल, दिल की सफाई बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो मौसम की सफाई भी ज़रूरी है। आपको मौसम बताता हूँ, फिर उसके बाद उसके बाद सफाई देंगे आप। न्यूज़ में बड़े मामलात हो गए भाई, लोगों की सफाइयाँ भी आने लगी हैं। आज का प्रोग्राम सफाई के मुताल्लिक है नाज़रीन। दिल की सफाई, चेहरे की सफाई, डॉलर खाने के बाद सफाइयाँ आ रही हैं लोगों की। जी बिल्कुल। बात करते हैं मौसम की। इस्लामाबाद में कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होगा 24 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर में कम से कम है 12, ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री। और यहाँ पर सिर्फ लाहौर में आपको बादल नज़र आ रहे हैं, बाकी हर जगह सूरज चमक रहा है। फिर उसके बाद कराची में है कम से कम 20, ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखिए 20 और 29 चल रहा है। गर्म हो गया है मामला, अच्छा खासा गर्म हो गया। दिमाग गर्म होने वाला है थोड़ी देर में। उसके बाद है जी पेशावर में कम से कम 13, ज़्यादा से ज़्यादा 25 और कोयटा में कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। यह है जी मौसम की सूरत हाल। अब हम आते हैं
स्टोरीज की तरफ नाज़रीन सफाई देना चाहेंगे। स्कैंडल आ गया जी, स्कैंडल आ गया, जिसके बाद सफाइयां ही सफाइयां, इतनी सफाइयां के रगड़ाइयां हो रही हैं, सफाइयां हो रही हैं, लेकिन वाकई पाकिस्तान का तो एक ही नाम है फिलहाल। अब बाकी जो अगली किस्तें आएंगी तो उसमें देखते हैं क्या होता है। बड़े वो फेजेस में आती है ना, पहले 80 पेज लीक हुए, फिर अगले 80 हुए, इस तरह से होता है। इसका आखिरी वॉल्यूम तो नहीं छुपा देंगे वो लोग वॉल्यूम 10 जैसे तो वैसे पढ़ा नहीं, वैसे अवैस वॉल्यूम 10 आना चाहिए। जिंदगी में एक मसला है, मेरी जिंदगी का मुअम्मा है कि हम सच को साबित कर देते हैं, उसे सामने आने से रोक लेते हैं। ये क्या मामला? सजा हो गई, सब कुछ हो गया, नाअहलियां हो गई, लेकिन वॉल्यूम 10 जो है वो सामने आज तक नहीं आई। खैर उस पे अलग से बात करेंगे। लेकिन पनामा के बाद, पेंडोरा के बाद एक और लीक्स आई हैं। कौन सी जी? स्विस बैंक की लीक्स आई हैं। स्विस लीक्स हैं जी। और स्विस बैंकों के तो मामलात हम सब जानते हैं। पैदा होते ही हमें इस चीज का जैसे ही होश संभाला तो हमें अंदाजा हो गया कि स्विस बैंकों में कैसी कैसी दौलत रखी जाती है, और लोग सबसे आराम से जाके स्विस बैंकों में जो है अपनी दौलत छुपा भी सकते हैं। दुनिया में एक और बड़ा मालियाती स्कैंडल जो है वो मंजर आम पर आ गया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट जो है बेसिकली OCCRP, उन्होंने $100 अरब से जायद की जो बैंक अकाउंट्स की तफसीलात हैं वो जारी कर दी हैं। और OCCRP की जानिब से जारी तहकीकाती रिपोर्ट्स में दुनिया भर के बदउनवान सियासतदान और आमिरों के जो स्विस बैंक अकाउंट्स की तफसीलात थी वो तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। दुनिया भर के जराइम पेशा अफराद और जासूसों के स्विस बैंक अकाउंट्स की भी तफसीलात जो हैं वो शामिल हैं। और ये मजमूई तौर पर 18,000 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात सामने आई हैं। जी बिल्कुल। और इन अकाउंट्स में मौजूद जो रकम है उनकी मालियत $100 अरब डॉलर से ज़्यादा है, और पाकिस्तानी रुपए में अगर इसको कुछ कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो 17,600 अरब रुपए बनती है। 17,600 हमारा कुल कर्जा कितना है? हमारे बहुत है, हम तो सब भाई वापस आ जाएंगे, हम एक बेहतरीन मईशत बन जाएंगे, अचानक से बन जाएंगे अगर वाकई ये पैसा आ जाए तो। मालियाती स्कैंडल जो है वो स्विस सीक्रेट्स के मुताबिक जिम्बाब्वे के जो साबिक सदर रॉबर्ट मुगाबे, उनके मुखालिफिन को कुचलने के लिए एक बैंक ने $10 करोड़ की रकम दी थी। फिर साबिक मिस्री जो आमिर सदर जो थे हुस्नी मुबारक और मिस्री इंटेलिजेंस चीफ उमर सुलेमान, उनके भी अकाउंट्स निकले हैं। इसके अलावा काज़ाकिस्तान के सदर जो हैं वो कासिम जमरात तोक़ाफ, उनके भी स्विस अकाउंट्स की तफसीलात सामने आई हैं। और काज़ाकिस्तान के सदर ने 1998 में बतौर वज़ीर ख़ारजा $10 लाख स्विस अकाउंट में जमा कराए थे। और काज़ाकिस्तान के सदर ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में ऑफशोर कंपनियां बनाई थी। अब ये असासे जो थे ये $50 लाख के थे। और काज़ाकिस्तान के जो सदर थे उन्होंने अमेरिका और रूस में $77 लाख के अपार्टमेंट भी ख़रीदे थे। यूक्रेन और रूस के जो ये सारे जो मामलात हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये वाली जो चीज़ें इसमें आपको पहले बता दूं कि पाकिस्तान से भी एक नाम है जी, वो जर्नल हैं, रिटायर्ड जाहिद अली अकबर खान साहब। ये जाहिद अली अकबर खान साहब जो है ये वापडा के भी चीफ रहे। जी बिल्कुल। ये PCB के भी चीफ रहे हैं। ऐसा ही है। 2006 में इनका वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ था। इनके ऊपर बहुत बड़ी करप्शन का इल्ज़ाम था, इन्होंने वापडा में बड़े पैसे बनाए थे। फिर 2013 में इनको गिरफ्तार किया गया था इंटरपोल की मदद से, इंटरनेशनल वारंट इनका जारी हुआ था। फिर हुआ क्या? बस ये अब पता चलेगा, सैर सपाटे कर रहे हैं आजकल, पता नहीं क्या है जी, अल्लाह जानता है। बेल पे पता नहीं, अल्लाह जानता है। नाज़रीन ये अल्लाह ही जाने, अल्लाह की करनी अल्लाह ही जाने। हम क्या कौन होते हैं कहने वाले। अब जर्नलों पे बात करते हुए भी वैसे मतलब हर एक पे वैसे इस मुल्क में बात करते हुए डर लगता है। दुनिया में भी बात करें आप तो उधर भी वो नहीं है, कोई भी आपको उठा के गायब कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ चले गए। तो मैं अकेला कैसे प्रोग्राम करूंगा और क्या, कोई खड़ा हुआ नहीं होगा। तो मैं यही कह रही हूँ वैसे कि यहाँ पे तो चले कहते हैं ना लोग बोलते हुए डर लगता है, जज पे बात ना करो, जर्नल पे बात ना करो। बाहर भी ऐसा ही है, बाहर भी आप फलाने पे बात करें तो आप गायब ना हो गए तो मेरा नाम बदल देना। बस वो जरा ज्यादा ऐसे सोफिस्टिकेटेड तरीके से करेंगे कि मिसिंग पर्सन कोई कह ना सके आपको। लेकिन ये कि आप गायब होंगी तो मैं बिल्कुल एक दिन इंतजार करूंगा, अगले दिन कोई दूसरा आ जाएगा यहाँ पर। ऐसा ही है दुनिया, यही है दुनिया, यही है, यही है दुनिया का दस्तूर। लेकिन बस फिर वही है ना कि ऊपर वाली जात है वो चलाती रहती है। और मामला जो हैं वो दुनिया के भी बड़े गंभीर है। मैं अक्सर ये सवाल पूछती हूँ, उस पर जवाब तो खैर मुझे नहीं मिलता, लेकिन ये कि मैं उठा देती हूँ सवाल कि पाकिस्तान से जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं उनसे ये जो रकम जाती है दूसरे ममालिक में, जिस तरह से ये हुस्नी मुबारक साहब हैं, इनके अपने मुल्कों के हालात आप देखें और इनके बैंक अकाउंटों के हालात आप देखें, और फिर इन मुल्कों की तरफ से इन लीडरान को जो सपोर्ट दी जाती है वो आप देखें, और फिर इन ममालिक की तरफ से इनके मुल्कों को जो दिया जाता है वो आप देखें। तो वेस्ट इंस्टॉल करता है ऐसे लोग, फिर वो लोग करप्शन करते हैं तो वेस्ट उनकी करप्शन को संभालता है, बिल्कुल जो करप्शन के लिए वो जगह बनाता है, एवेन्यूज बनाता है कि कहीं आप ऑफशोर बना लें, कहीं आप बैंक अकाउंट बना लें, और फिर उसके बाद जो है वो आखिर में जब वो यूजलेस हो जाते हैं तो फिर उनका कुछ नहीं हो सकता तो फिर सामने आता है अच्छा ठीक है इन्होंने ये किया। ऐसा ही
ही है, ये है दुनिया का दस्तूर, दुनिया का दस्तूर ऐसा ही है। चले छोड़े जी, इस किस्से को खत्म करते हैं, एक और चीज खत्म हुई है उसकी तरफ बात कर लेते हैं। वो तो बड़ी जबरदस्त तरीके से बीजिंग के सरमाई ओलंपिक्स ये इतवार को ख़त्म हुए। शानदार इख्तितामी इसकी तकरीब थी और ओलंपिक मुकाबलों में जहां कई संग मील उबूर हुए, वहीं रूसी डोपिंग स्कैंडल ने भी उसे ज़रा दागदार बनाया। एलन ब्रू जैसे नए खिलाड़ी जो थे उनके साथ साथ डोपिंग स्कैंडल के लिए भी याद रखा जाएगा इन पूरे मुकाबलों को। और इस स्कैंडल ने 15 साला सेक्टर कमेला वेलेवा जो है, वो स्केटर जो थी कैमिला वेलेगा, उनको अपनी लपेट में लिया क्योंकि डोपिंग का वाकया ये एक बायो सिक्योर बबल के अंदर हुआ है, मतलब अंदर डोपिंग हो गई उसकी। आप जितना भी सिक्योर कर देना, मामलात ऐसे ही होते हैं। तो बहरहाल ये एक बर्ड नेस्ट स्टेडियम था जो बीजिंग में 2008 के समर गेम्स की मेज़बानी के वक्त भी मरकज़ निगाह था और वहाँ पर ये सारा मामला हुआ था। और इनकी जो खेलों का अख्ताम और 2026 की मेज़बानी इटली के हवाले की जाएगी और ये भी ऐलान हो गया है। और ये कल ख़त्म हुए ओलंपिक्स। हाँ। खान साहब भी गए थे इसके अंदर और कहा था उन्होंने लेवल महारत हासिल हो जाएगी और फिर हम क्वालिफाई कर जाएंगे विंटर ओलंपिक्स के लिए। तो पहले दूसरे ओलंपिक्स में भी कुछ क्वालिफिकेशन आ जाए तो फिर विंटर के लिए भी चले जाएंगे। खैर ऐसी कौन सी बात है, नाराज ना हो जाना खान साहब प्लीज़। हो जाता है कभी कभी, हम ये आपको नहीं कह रहे, हम बाकी इदारों को कह रहे हैं जिन्होंने इस पर काम करना था और काम करना है। एनीवे आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं यूक्रेन और रूस के मामला जो हैं वो कशीदगी तो उनके दरमियान बढ़ रही है, लेकिन उसके असरात अब टीवी प्रोग्राम्स में भी नजर आ रहे हैं। और ये हम ही ऐसे नहीं है कि जो सिर्फ यहाँ पर बैठ के, या हिंदुस्तान ही नहीं है जहाँ पे मारधाड़ हो जाए टीवी स्क्रीन पे। ये एक सहाफ़ी ने, यूक्रेन के बेसिकली एक सहाफ़ी थे, उन्होंने लाइव टीवी शो में ओएस लाइव टीवी शो के दौरान रूस के एक हामी यूक्रेनी सियासतदान पर हमला कर दिया। गुस्से से भरपूर सहाफ़ी ने जो है रूस के हामी यूक्रेनियन सियासतदान पर मुक्के इल्लातों की जो बौछाड़ की है, ये आप इसका मुजाहिरा करें, हमारी स्क्रीन पे विजुअल चल रहे हैं। और क्या जो मतलब गुत्थम गुत्था थे ना ये, और ऐसा कुश्ती का दाव चला कि बस फिर वो देखने वाले शशदर रह गए कि भाई इनमें इतनी तमीज़ हौसला नहीं है। मतलब आप डिबेट करने आए, आप बात करें, वो उसका अपना राय होगी, मेरी अपनी राय होगी, नहीं पसंद आपको, कैसे मैं इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त कर लूं? क्या लेट्स अग्री टू डिसएग्री भी तो एक चीज़ है। बात कर दिया आपने, जब तक मुक्का ना मारा जाए, जब तक ताबड़तोड़ हमले ना किए जाए, मजा नहीं आता, वो फीलिंग नहीं आती। ये जो मौका पड़ा ना, ये तो बस हुआ ये कि शो में बतौर पैनलिस्ट जो यूक्रेन के साबिक सदर और वजीर आजम भी शामिल थे। और वहाँ पर भी क्या फर्क पड़ता रहता है भाई, मुक्केबाजी का अपना मजा है और ऐसे लोगों के सामने उसने तो साबित करना था ना अपने आप को। तो बस उसने कहा बस मैं हूँ जी आपका हमनवा और मैं दुनिया को भी मारूंगा पकड़ के। तो ये देखें उसको लाते, मतलब लिटा के जमीन पे उसके साथ जो किया है। वैसे बस छोड़ दें, इससे पहले कि आपको किसी बात पे गुस्सा आए और मेरा मुंह नहीं, मैं कहा ऐसा करती हूँ, मैं बहुत अमन पसंद इंसान हूँ। हाँ। हम पी जाते हैं नाजरीन, हम गुस्सा पीने वाले लोगों में है। शो के दौरान गुस्सा नहीं करते। हाँ नहीं, शो के बाद आगे पीछे भी नहीं करते, लेकिन बस कभी कभी मीटर हो जाता है तो फिर वो हो जाता है, लेकिन अदरवाइज हम गुस्सा पीने वाले लोग हैं। लोग जबरदस्ती हमें गुस्सा पिलाते हैं क्योंकि निकालने का एवेन्यू कोई नहीं है। हाँ, गुस्सा थूक भी दिया करें आप उधर मुंह करके, ठीक है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद शिफा। आप अमीर हैं तो क्या अमीर है, आज मैं आपकी टक्कर पे आपसे कहीं ज़्यादा अमीर लोगों को गेस्ट लेकर आया हूँ। और अमारत की इंतहा यूँ होती है कि आप बस जो चीज़ देखें ना, आपको बस वो खरीद लें। आपका बस पसंद आ गई, दिन आ गया तो खरीद लिया। या ये कि कभी आप ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ आपको नहीं पसंद आई, आपने कहा बस मैं इसको अपना कर लूँगा, अपनी चीज़ बना लूँगा, ऐसी इससे बेहतर बना लूँगा। तो ये जो एटीट्यूड है, ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग और ये एटीट्यूड माल के साथ आता है। इतना माल बखुदा मेरे पास नहीं है। ये सिर्फ इंप्रेशन जाता होगा जितना है। आपसे टक्कर लेने के लिए आज मैंने ये सेगमेंट किया है, लेकिन आपको नीचा दिखाने के लिए। बताइए, मैं तो इंतजार कर रही हूं कि ऐसा क्या है सिलसिला और क्या क्या कर देते हैं वो। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जी हुमा बतूल साहिबा से। पाकिस्तान में किसी भी एयरलाइन की चेयरपर्सन बनने वाली पहली खातून है हुमा बतूल साहिबा, और सयाहती एयरलाइन जो है एलवेर एयरवेज, उसकी वो मालिक हैं। पाकिस्तान की पहली बजट एयरलाइन है, यानी वो जो बजट एयरलाइंस होती है कि जिसके अंदर बेसिक आपको सहूलियात फराहम कर दी जाती हैं और बाकी चीज़ों के लिए टिकट्स भी कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं और बाकी चीज़ों के लिए आपको वो खरीदना पड़ता है। अब ये कैसे इस फील्ड में आई और एक कामयाब कारोबारी खातून की दास्तान हम आज अपने प्रोग्राम में सुनेंगे। जी आप कुछ मैं कहना चाह रही हूँ कि ये जो एयरलाइन खरीदने का या एयरलाइन बनाने का जो सिलसिला इनकी जिंदगी में शुरू हुआ, इसके पीछे बड़ी मजेदार कहानी है। ये भी सुनते हैं, कहानी इनसे सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद है जी हुमा बतूल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम।
جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک. آپ پارکنگ تو مل گئی تھی آفس کے باہر جہاز کے لیے, ہم نے بنایا ہوا ہے رن وے. میں بائی روڈ آ گئی ہوں آج. تو تھینک یو, آپ نے مجھے یہاں بلایا. اور جیسے آپ نے کہا کہ ہر اس ایئر لائن کے پیچھے ایک کہانی ہے, تو زندگی میں ہر ایونٹ کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے. بالکل درست فرمایا. تو کچھ کہانیاں بس وہ ان میں زیادہ شدت ہوتی ہے اور وہ آپ کو زیادہ ایک لمبے اور طویل سفر پہ لے کے چل پڑتی ہیں. یہ سفر جو ہے آپ کا, یہ کہانی کیا ہے جو آپ نے ایئر لائن کہانی یہ ہے کہ دیکھیے اوور آل بھی اگر آپ ایویشن انڈسٹری کو پاکستان میں دیکھیں تو ہمیں بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اور اسپیشلی جو ڈومیسٹک ٹریول ہے اس میں ہمارے پاس اس طرح سے فیسلٹیز نہیں ہیں, اس طرح سے ہمارے پاس اویلیبلٹی نہیں ہے. تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ مجھے آنا تھا کراچی سے اسلام آباد آنا تھا, اور آئی مسڈ مطلب مجھے مل نہیں رہا تھا, ٹکٹ نہیں مل رہا تھا. تو میں نے بس لے لیا ٹکٹ, اور رستے میں نے اپنے آپ سے کمٹ کیا کہ میں آئندہ جب بھی سفر کروں گی اپنی ہی ایئر لائن پہ کروں گی. وہ اس لیے کہ دیکھیں مجھے یہ محسوس ہوا کہ عام پاکستانی کے لیے بہت مشکلات ہیں. جی ٹھیک ہے, اور وہ اپنی ایئر لائن پہ فوری نیکسٹ سفر کرنا تو ممکن نہیں تھا, لیکن میں نے ایک ارادہ کیا, ایک نیت کی, اور اس کو میں نے پھر پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے. اس ارادے سے پایہ تکمیل تک پہنچنے کے درمیان کیا کیا مرحلے تھے, کیا کیا مشکلات تھیں, کیا کیا سٹیپس تھے؟ دیکھیے whenever you dream big in life تو آپ کے چیلنجز بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں, اور خواتین کے لیے اور زیادہ ہو جاتے ہیں, ملٹیپلائی بائی 2 کر لیں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ خواتین اگر کچھ کریں تو they deserve twice the consolation, twice the appreciation, because ان کو ایک مرد کے مقابلے میں زیادہ شدت سے اور زیادہ مضبوطی سے فائٹ کرنا پڑتا ہے. ہمارا معاشرہ مرد کے لیے بہت سپورٹیو ہے. ویسے تھوڑا سا ایک میں یہاں پہ یہ بھی کلیریفائی کرنا چاہوں گی کہ جس طرح کا میرا ایکسپیرینس ہے اسپیشلی ایویشن انڈسٹری میں, تو مجھے بہت ڈفرینٹ ایک پرسیپشن یہاں پہ لگا کہ ہمارے ہاں خواتین کی بہت عزت ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایسے معاشرے سے بلانگ کرتے ہیں, اور ہمارے معاشرے کی روایات ایسی ہیں کہ اس میں خاتون کا ایک خاتون ہونا ہی اس کا ایک مقام ہے, اس کا ایک مقام, بہت سارے پریویلیجز مل جاتے ہیں, جو کہ بہت اچھی بات ہے. اور اس کا بیلنس جو ہے وہ رکھنا خواتین اور مرد دونوں کے لیے لازم ہے. تو سٹیپس بتائیں نا ہمیں بھی, اگر ایئر لائن بولنی ہو تو ہم کیا کریں؟ سٹیپس دیکھیں, اگر آپ ٹیکنیکل اینڈ پہ بات کریں تو اس میں بہت سارے چیلنجز, جی بالکل چیلنجز یہ ہوتے ہیں. دیکھیں آپ نے جب بھی, چونکہ میرا نان ایویشن بیک گراؤنڈ ہے اور میرا ایکیڈیمک جرنی جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے, وہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ اور بھی یو ول بی سرپرائزڈ. تو اس میں ہمیں جو ایک اچھی ٹیم کا ملنا, پھر آپ کے ساتھ وہ لوگ سنسیئرلی چلے, اور پھر ہمارا جو ایک نظام ہے, جو سسٹم ہے ہمارا, اس میں بہت ساری چیزوں سے, بہت سارے مرحلوں سے گزرتے ہوئے آپ کو بہت سارے ڈیلیز ملتے ہیں. تو آپ کی ٹائم لائن میٹ کرنا, آپ نے کب کیا ٹارگیٹ کیا ہے, وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ہماری چونکہ انڈسٹری بہت ایک کنونشنل ماڈل پہ چل رہی ہے, ابھی ہم ماڈرن نہیں ہوئے, ابھی ہم نے بیریئرز کو بریک نہیں کیا, تو اس کی وجہ سے آپ کو دقت بھی ہوتی ہے, آپ کا وقت بھی مطلب زیادہ آپ کو لگ جاتا ہے اس میں. اور ان دی اینڈ پھر جب آپ چیز ایک اچیو کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے ملٹیپل چیلنجز تب سٹارٹ ہوتے ہیں کہ آپ کی جو آپ نے کیسے چیزوں کو مینیج کرنا ہے. تو آپ کا ایکیڈمک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ, دیکھیے میرا ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ, آئی ویری پراؤڈلی آلویز سے کہ آئی ایم اے راوین. میں نے انگلش لٹریچر پڑھا ہے, اور میں نے ایم فل تک میں تعلیم حاصل کر چکی ہوں. اس کے علاوہ میں نے بزنس ایجوکیشن بھی کچھ حاصل کی ابھی, اور تو اس میں ایویشن کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن میں نے کہا نا کہ جب آپ ایک خواب دیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ اس خواب پیچھے چل پڑتے ہیں. تعمیر پانے کے لیے آپ کچھ نہ کچھ ایفرٹ کرتے ہیں, اس کے پیچھے چلتے ہیں. ہمارے یہاں لوگ اتنے بڑے خواب دیکھتے بھی نہیں ہیں, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. بہت سارے لوگوں سے آپ ملیں تو ان کا خواب جو ہے وہ آسمان تک پہنچنے کا نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں آپ بس اس چھت تک ہی پہنچ جائیں تو بہت ہے. اتنا بڑا خواب بھی کیسے دیکھ سکتا ہے کوئی, یہ بھی تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں, کیونکہ لوگوں کو یہ سیگمنٹ انسپائر تو کرے. مطلب ٹکٹ نہیں ملا تو میں اپنا جہاز کو, مطلب اپنی ایئر لائن بنا کے اور میں اپنے جہاز پہ ٹریول کروں گی. یہ خواب بڑا ہی انکنونشنل ہے ویسے. جی بالکل ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیے جب آپ کو یہ خواب یا ایسی انسپریشن یا ایسی تھاٹ ہوتی ہے تو وہ اس میں کچھ نہ کچھ ڈیوائن ضرور ہوتا ہے. دیکھیے ایک عام پیسنجر کے طور پہ میں سفر کر رہی ہوں اور میرے ذہن میں یہ خیال آئے, تو وہ دنیا میں ویسے تو ہمارا ایز اے مسلم ماننا یہ ہے کہ ہر چیز ہی من جانب خدا ہے, من جانب اللہ ہے. جو بھی آپ کے پاس ہے, آپ کے وسائل ہیں, تعلیم ہے, صحت ہے, بہت سارے آپ کی لائف کے جو فیکٹرز ہیں وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے. لیکن ہاں ایسی خواب دیکھنے کی جو صلاحیت ہے یا ایسا خواب دیکھنے کی ایک عطا جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ یہ جو آپ کا جرنی ہے اب تک کا, اس میں وہ 3 امپورٹنٹ ترین لرننگز کیا ہوں گی جو کہ لوگوں کے لیے کارآمد ثابت ہوں گی؟
جی بالکل، میرا بھی ماننا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک سفر پہ ہوتے ہیں تو آپ جس بھی موڑ پہ آپ کو مشکل پیش آئے وہاں آپ ایک شمع جلا دیجئے تاکہ پیچھے آنے والے آپ کی اس شمع کی روشنی میں آگے نکل سکے. ٹھیک ہے, تو اس میں جو 3 تو نہیں بہت سارے میں کہوں گی چیلنجز ہیں. آپ نے مراحل پوچھے تھے, وہ ٹپس کہ جی آپ نے اس لیول پر پہنچ کے یہ سیکھا ہے, ان میں سے میں چاہ رہا تھا کہ وہ اگر کوئی 2 یا 3 ایسے پوائنٹرز ہوں جو آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہے جو میں نے سیکھا ہے اور اسے اپنی زندگی میں ضرور شامل کر لو. پہلے تو دیکھیے میرا کاروباری سفر بڑا طویل ہے اور اراؤنڈ مور دین 15 ایئرس. میں پہلے میڈیسن کا میرا بزنس تھا, اس کے بعد میں اس میں آ گئی, اور بھی میرے ہے کاروباری یونٹس اور بھی چیزیں ہیں. تو اس میں سب سے پہلی چیز جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے دیٹ از یور فیتھ. آپ کی کنوکشن ہونی چاہیے. آپ کچھ بھی سوچ لیں تو بس آپ اپنا فیصلہ کر کے اس فیصلے پہ پھر قائم رہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے مرحلے, بہت سارے مومنٹس ایسے آتے تھے کہ وہ فیلنگ مومنٹس ہوتے تھے, لیکن ان مومنٹس کو آپ نے ون نہیں کرنے دینا, آپ خود ون کریں گے. پہلا تو سب سے پہلی کمٹمنٹ لائف کی کوئی بھی آپ کی جرنی ہے, ناٹ اونلی دس, میں نے تو بہت بڑا ہی ایک چیلنج جو ہے نا وہ سمجھ لیں اٹھا لیا, لیکن جو بھی چھوٹے چھوٹے ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی آپ کا فیتھ, آپ کی کنوکشن جس طرح سے آپ کو لیڈ کرتی ہے, وہ آپ کسی اور طریقے سے وہ رستہ نہیں دیکھ سکتے جو آپ کا فیتھ آپ کو دکھاتا ہے. آپ کے فیتھ کی آئیز یا فیتھ کا ویژن جہاں تک ہوتا ہے وہ چیزیں آپ کو ڈے ٹو ڈے لرننگ میں ویسے نہیں مل سکتی. اچھا, اور دوسرا مرحلہ, دوسرا جو ایک ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کریں. آپ کچھ بھی کوئی بھی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کا پریلیمنری نالج ہونا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے کوئی ضروری بھی نہیں ہے. میں جیسے اپنی مثال ہمیشہ اس طرح دیتی ہوں کہ آئی ایم اے ویری نان ٹیکنیکل پرسن, میرا ایویشن سے ایسچ, لیکن میں نے جب یہ سفر شروع کیا وہاں سے لے کے آج تک میں نے اپنے ویژن کو بھی امپروو کیا. ایون آپ کو اپنی ریڈنگ ہیبٹس تک چینج کرنا پڑتی ہیں, سلیپنگ ہیبٹس تک چینج کرنا پڑتی ہیں. اینڈ ایویشن انڈسٹری از آل اباؤٹ اسٹیٹسٹکس. سارا ڈیٹا ہوتا ہے جس کو آپ ڈی کوڈ کر رہے ہیں, سارا دن آپ کیلکولیشنز کر رہے ہیں بیٹھ کے کہ کیا ہونے جا رہا ہے, کون کہاں زیادہ جا رہا ہے, کس ٹائم پہ فلائٹ زیادہ. بالکل ایسے ہی ہے. ویسے آپ نے بات بڑی امپورٹنٹ کی کہ جو آپ کی ریڈنگ ہیبٹس ہیں وہ بھی چینج کرنی پڑتی ہیں, سلیپنگ ہیبٹس تک کو چینج کرنا پڑتا ہے. مطلب مجھے جتنی نیند آتی ہے اتنی اگر شرم آ جائے نا تو میں پتہ نہیں کیا کیا کر لوں دنیا میں. اب آئے گی, اب آ رہی ہے. لیکن ویسے بھی بہت ڈائنامک ہے, اس کی اتنی سپیڈ ہے کہ آپ کو ساتھ میں بھاگنا پڑتا ہے. یہ آپ چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلیں. لیکن ظاہر ہے پاکستان, اب اگر ہم بات کریں پاکستان کے ٹورزم کی تو اس میں ایئر لائنس کا بڑا کردار ہے, اور انٹرنیشنل ایئر لائنس کا بھی اور ڈومیسٹک ایئر لائنس کا بھی. آپ لوگوں کا کیا ویژن ہے پاکستان کے ٹورزم کے حوالے سے, اور کون کون سے ایریاز خاص طور پہ آپ لوگ اسپیسیفائی کریں گے کہ بھئی یہاں کی فلائٹس ہم نے تو شروع کرنی ہی کرنی ہے جس طرح ہوتی ہیں ہر ایئر لائن کی پرائیورٹیز؟ دیکھیے ہمارا جو پہلی تو میں چیز یہ ذرا وضاحت بھی کرنا چاہوں گی کہ جو ورلڈ اکانومی ہے اس کا $1 ٹریلین اس میں ٹورزم اکانومی ہے, اس کا کنٹریبیوشن ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ہم پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کو دیکھیں تو اس میں ہمارا اوور آل جو جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن ہے وہ لیس دین 1% ہے, جو کہ ہماری عوام کی ریشو کے مقابلے میں بہت کم ہے. یعنی آپ اپنا نمبر آف پاپولیشن دیکھیں نا, آپ کا بہت زیادہ ہے. تو جہاں تک ٹورزم کی بات ہے, ہم ایک ٹوٹلی ان ایکسپلورڈ ٹورزم پوٹینشیل ہے ہمارے پاس, اور اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے یا اس کو کیپٹلائز کرنے کے لیے آپ کو بہت اچھی ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی اینڈ پلاننگ کی ضرورت ہے. کوئی چیز بھی دنیا میں راکٹ سائنس نہیں ہے. اگر میرے جیسی خاتون اٹھ کے ایک ایئر لائن کا انیشیٹو لے سکتی ہے تو اسٹیٹ کے پاس تو بہت پاور, بہت ریسورسز ہوتے ہیں. آپ کو صرف چیزوں کو اسٹریٹجائز کرنے کی اور ان کو اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے پاس گاڈ گیون بیوٹی اتنی زیادہ ہے, آپ کے ناردرن ایریاز ہیں, اور ہم کچھ ڈیسٹینیشن, یہ نہیں کہ صرف ہم ناردرن ایریاز پہ فوکس کریں گے, ہم پورے پاکستان کو 2 چیزیں ہماری جو ڈفرینٹ ہے کہ ہم پورے پاکستان کو کنیکٹ کرنے جا رہے ہیں. ہم بہت ساری ڈیسٹینیشنز ایسی بھی لے کے آئیں گے جو ابھی تک نہیں ہیں, اور ہمارا کنسنٹریٹڈ ایئر ٹریول ہے. ایک ہی جگہ پہ ہم جا رہے ہیں, آ رہے ہیں. ایئر کرافٹ کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, یہ 4 شہر ہیں. سیالکوٹ ڈال لیں. اسپیشلی میں بلوچستان کو ہمیشہ ضرور اس کا ذکر بھی کرتی ہوں, اور میرے دل کے بڑا قریب ہے وہ صوبہ ہمارا, اس لیے کہ دیکھیں مجھے ہمیشہ یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم ان کو اسٹریم لائن کر, ان کو مین اسٹریم میں لے کے آنا بہت ضروری ہے, اور ان کے ساتھ کنیکٹ ہونا دل سے, اور اپنی ساری جو انفراسٹرکچر ہے اس سے دونوں کنیکشن ضروری ہیں. بہت شکریہ ادا کریں گے اماں بطول صاحبہ, آپ کا وقت دیا آپ نے. آل دا بیسٹ فار یور وینچر, اور ہماری دعا یہ ہے کہ آپ کا یہ وینچر کامیاب ہو. پاکستان میں ٹورزم کے بھی نئے ایونیوز کھلیں گے اس سے, اور آپ کی جو انسپائرنگ سٹوری ہے اس سے اور بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ سیکھ کر آگے آنے کا موقع ملے گا. آپ کا بہت شکریہ ادا کریں گے. ہم وقفہ لیتے ہیں ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने जाली खबरों का कला कमा करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। इस पर बड़ी लहदे हो रही है, लेकिन उनकी मुताबिक ये चीज़ नागुज़ीर थी और इसको होना ही था। दूसरी तरफ स्विस लीग्स जो हैं वो सामने आई हैं। तीसरी तरफ अपोजिशन के धरने और मार्चेस का सिलसिला भी आगाज़ होने लगा है। 27 फरवरी को बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो अपनी मार्च शुरू करेंगे। और चौथी जो खास एतमाद भी आने वाले हैं। बिल्कुल, और चौथी खास चीज़ ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का 2 दहाइयों के बाद रूस का बड़ा अहम दौरा जो है वो भी होने वाला है। बुध के रोज़ गालिबन पीएम और उनकी टीम जो है वो रशिया रवाना होंगे। इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो स्विस लीग्स हुए हैं इसको आप किस तरह से देखते हैं? और इसमें एक अहम पहलू ये है जो आपने भी अपनी ट्वीट में अभी जिक्र किया है थोड़ी देर पहले कि गरीब ममालिक से पैसा चोरी होकर अमीर ममालिक में चला जाता है, वो लोग उसको पार्क होने देते हैं और फिर हम गरीब ममालिक पर पाबंदियां और बैन्स लगाते हैं, FATF की ग्रे लिस्टों में डाल लेते हैं, लेकिन खुद वो इसका कुछ नहीं करते। क्या हमारी गवर्नमेंट्स को चाहिए कि इस चीज़ को उनके फोरम्स पे उठाए? अब नहीं, गवर्नमेंट तो उठा रही है। इमरान खान के अगर आप सारी स्पीचेस उठा के देखें जो यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने की, उसके बाद जो फैक्ट फाइल को उन्होंने उठाया और ये सारी गुफ्तगू OIC में उन्होंने की, उन्होंने तो बदरजहा ये बात एग्जैक्टली कही है कि देखिए सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि गरीब मुल्कों का पैसा उठा करके आप अमीर मुल्कों में स्टोर कर रहे हैं। अब ये जो स्विस लीग्स आई हैं, आप देखिए ना, अंगोला जैसे मुल्क का जहाँ पे गरीब तरीन आबादी है, उनका पैसा उठा के स्विट्जरलैंड के बैंकों में चला गया है। पाकिस्तान का जो इस वक्त यहाँ पे जो हमारे हालात है, जरा देखिए आप कि ये जो सारी अब मनी लॉन्ड्रिंग वाले सारे इकट्ठे हुए हैं अलायंस में इमरान खान के खिलाफ, ये लोग इन्होंने क्या किया? ये नवाज शरीफ इस वक्त जब रोज बैठ के योमा कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं, वो कहाँ से कर रहे हैं? वो UK की जो लोग भी लंदन को थोड़ा बहुत जानते हैं या गए हैं, उनको पता है कि लंदन की भी सबसे महंगी प्रॉपर्टीज हैं जिस पे नवाज शरीफ अभी बैठे हुए हैं और उनकी फैमिली बैठे हुए। बस बेशरम लोग हैं जो अब भी इनका साथ देते हैं कि किस तरीके से यहाँ से पाकिस्तान से पैसा पहले लूटा गया, उसके बाद सिर्फ इतना नहीं किया, वो पैसा उठा के भी बाहर ले गए। यानी ये डबल जेपर्डी है पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए कि एक तो आपने करप्शन की और वो पैसा फिर पाकिस्तान में भी खर्च नहीं किया, वो उठा के आप लंदन ले गए। ये एक बहुत ही अहम और सीरियस मामला है जिस पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बड़े वाज़े हैं और बार बार हम ये बात कर रहे हैं। और अब ये जो तीसरी लीक्स आई हैं, इन्होंने फिर कंफर्म किया है कि ये जो मुद्दा है ये बहुत ही अहमियत का हामिल है पाकिस्तान के लिए। पूरा जो इम्पैक्ट है इन तमाम लीग्स का भी और जो एफर्ट्स गवर्नमेंट कर रही है उसका कहीं कोई हमें ये नज़र नहीं आया रिजल्ट कि जी इतना पैसा वापस आ गया है और अब ये जो है वो एक चेंज हो गया है सिनेरियो। तो यही तो प्रॉब्लम है ना। आप बताइए ना, लंदन की इकोनॉमी अगर खड़ी है डर्टी मनी के ऊपर, तो वो पैसे क्यों आपके वापस करेंगे? अगर स्विट्जरलैंड की जो पूरा बैंक्स जो है वो गरीब मुल्कों से चोरी किए हुए पैसों के ऊपर खड़े हुए हैं, तो वो पैसे कैसे वापस करेंगे? यही तो एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है जिससे आपने डील करना है। और इसीलिए इमरान खान जो वर्ल्ड फोरम्स हैं वहां पे ये बात उठा रहे हैं ताकि गरीब मुल्क, तरक्की पजीर मुल्क जो हैं वो इकट्ठे हों और इस मेनेस का मुकाबला करें। सही। अच्छा, अब जो पीका का जो ऑर्डिनेंस आप लोग लेकर आए हैं उसके हवाले से बड़े एतराज़ात किए जा रहे हैं। पहला एतराज़ तो ये कि आप लोगों ने हुकूमत मुखालिफ जो आवाज़ें हैं उनको बंद करने के लिए ये ऑर्डिनेंस जारी किया है। दूसरा एतराज़ ये हो रहा है कि जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें जो जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया की जो सारी तंजीमें, जिन सब ने उसको मुस्तरद किया है, उनसे कहीं किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं हुई। तो फिर मुशावरत के बगैर अगर कोई चीज़ इम्प्लीमेंट होगी तो उसके ऊपर तो लोग शोर करेंगे ही। लेकिन पहली बात तो ये है कि मुशावरत की तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है कि ये कानून तो 2016 से मौजूद है और ये कानून तो नून लीग लेके आई थी। इसमें कोई नया ऑफेंस तो जो है वो शामिल नहीं हुआ, सिर्फ इसका तरीक़ाकार चेंज किया गया है। तरीक़ाकार में क्या चेंज की गई है? क्योंकि लॉ जो है वो इन्फोर्स नहीं हो रहा था। और देखिए दोनों तरफ, एक तरफ तो ये बात सही है कि इसके में ऐसे प्रिकॉशंस लाने चाहिए कि ये मिसयूज ना हो, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें हम लोग इसको सिर्फ पॉलिटिकल एंगल से देख रहे हैं। मसलन आप देखिए कि मैंने एक वीडियो देखी जो मेरे नज़दीक बहुत ही हॉरिफिक थी कि एक बंदा जो है वो एक मोहल्ले में खड़ा है और बच्चियां स्कूल जा रही हैं, वो उनका टिकटॉक बना के भेज रहा है कि ये लड़कियां हैं, ये फलाने की बेटियां हैं और ये देखें ये कितनी खूबसूरत है और ये स्कूल जा रही है। मुझे आप बताइए ऐसे लोगों को जो है वो क्या सजा नहीं होनी चाहिए?
बिल्कुल होनी चाहिए। यहाँ पे जो सोशल मीडिया पे जो गंद मचा हुआ है, ये जो शिफा के साथ जो कुछ हुआ, जो बाकी हमारी औरतों के साथ हो रहा है, जो यहाँ पे जिस तरह से अभी जो अपना मुराद सईद के साथ जो कुछ हुआ है, वो बाकी इसका मतलब ये है कि लोगों की इज्जतें उछालने का लाइसेंस दे दिया जाए। ये जो लोग लगे हुए हैं, ये जो सारे सो कॉल्ड मीडिया के 8-10 में ये जो हर वक्त लगे रहते हैं, उनको इसलिए कि उनके करतूत ऐसे हैं, उनको पता है कि उन्होंने जेलों में जाना है, ये इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि ये स्पॉन्सर करते हैं ऐसी घटिया थर्ड क्लास कैंपेन्स को। इस मुल्क की फर्स्ट लेडी महफूज नहीं है, इस मुल्क का वज़ीर आज़म महफूज नहीं है, इस मुल्क में आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस, एंकर्स, कोई इज्जतदार आदमी यहाँ महफूज नहीं है। वो अपनी इज्जत के हाथ में लेके फिरते रहे 24 घंटे। तो ये तो तमाशा लगा। देखिए, ये हर चीज के पहलू होते हैं, उनको देख के आगे बढ़ना चाहिए। एंड आई बिलीव दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, और इसके अंदर प्रिकॉशंस बिल्ड कर दें कि ये मिसयूज ना हो। लेकिन ये कहना कि लॉ गलत है, ये बिल्कुल वो लोग कहते हैं जिनकी अपनी कोई इज्जत नहीं। सही। तो ये जो फेक न्यूज़ है, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? क्योंकि फेक न्यूज़ का मामला जो है वो बड़ा आ रहा है ना, कि लोग कह रहे हैं कि जी जो डिसेंट की वॉइसेस हैं वो उनको बंद कर दिया जाएगा फेक न्यूज़ के का नाम लेकर। नहीं, फेक न्यूज़ तो वेल डिफाइंड टर्म है, और ये इंटरनेशनली डिफाइंड टर्म है, और उसके फेक न्यूज़ भी डिफाइंड टर्म है, और फिर जो कंकॉक्टेड न्यूज़ है वो भी वेल डिफाइंड न्यूज़ है, और दोनों के ऊपर जो है वो टेस्ट अवेलेबल है। और वो कोई ऐसी बात नहीं है कि हर खबर जो है उसको आप फेक न्यूज़ कर देंगे। लेकिन इसमें फेक न्यूज़ में जो बहुत प्रॉब्लम्स हैं वो भी उसको हमें देखिए। फेक न्यूज़ में आपने फेक न्यूज़ जो है वो यूएसए ने करके इराक के ऊपर हमला कर दिया, सीरिया के ऊपर हमला हो गया फेक न्यूज़ फैला के। तो देखें, इतनी बड़ा जो है सोशल मीडिया का फेक न्यूज़, और ये उसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर एक चीज चल जाती है, उसको कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो अब अच्छा, हम व्हाट्सएप ग्रुप के जो एडमन्स हैं, जो लोग हैं, उनको एहतियात करनी पड़ेगी, वहाँ पे लोगों को जो है वो देखना पड़ेगा, और उसके मुताबिक जो है वो आगे चलें। सही है। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि इसको क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए या सिविल ऑफेंस होना चाहिए? क्योंकि वो भी एक सिलसिला है जो अदालतों में चल रहा है कि पीका का सेक्शन 20 जो है वो चैलेंज हुआ है बेसिकली, और उसके अंदर अब ये भी डाल दिया है कि विदाउट वारंट गिरफ्तारी हो जाएगी कोई भी शख्स अगर कुछ करेगा इस तरह का। तो ये भी मामला वो तो इसीलिए किया ना कि उसकी कम कोई एफिकेसी तो जो है वो आ सके। मसलन मैंने जो जिस तरह से आपको वाकया बताया, जो वो लड़के ने जो टिकटॉक बच्चियों की मुझे बताइए कैसे सिविल डिफेंस, ये कैसे सिविल इसमें फिर सिटीजन अरेस्ट आ जाएगा ना मामला? वो भी एक कॉन्सेप्ट है जो हमारा लॉ देता है। ये तो कोई बात नहीं है। मतलब देयर आर ऑफेंसेस जो इतने, जैसे ये मुराद वाला मामला है, ये कैसे सिविल ऑफेंस है? दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। हमारे और इस्लाम में आप बताइए, तोहमत और बहतान, ये दोनों बड़े वेल एक्सप्लेन्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, और इन दोनों के ऊपर बहुत बड़ी इस्लामिक जो फिका है उसके अंदर बड़ी डिटेल में बहस है। अच्छा, उस पर एक छोटा सा सवाल मेरे जहन में ये भी आता है, जो कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जब टीवी चैनल पे ये गुफ्तगू हुई किताब के हवाले से, तो उसके ऊपर ज़ाहिर है जो रिएक्शन बनता था वो कर दिया गया, लेकिन असल किताब और उसके ऑथर पर क्या कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं? कौन करता है जी? मुझे बताइए, कौन ऐसे जाएगा कि वो किताब जो है वो अब भी किसी ने नहीं करनी थी अगर ये बकवास ना करते तो मतलब अपनी ये यहाँ पे जाने का मतलब क्या है? अपनी इज्जत को आप जो है तार कर लें। बिल्कुल, ना तो लीगल निजाम नहीं है, कुछ जो है वो किसी को ख्याल नहीं है, वो तो यहाँ पे कौन करेगा लीगल? मुझे बताइए, कुछ नहीं था उसका भी वैसे। लोग अपनी इज्जत बचा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इज्जत बचा रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ है, बड़ा अहम दौरा आप लोगों का आने लगा है रशिया का, उस पर क्विकली क्या बता सकते हैं? क्या प्लान्स हैं आप लोगों के, और क्या सिलसिले हैं जो तय होंगे वहाँ पर? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये 23 साल में पहला जो है वो किसी पाकिस्तानी सरबराह का बायलैटरल दौरा है। यहाँ पे मैं देख रहा था कि एक दो साहब जो पहले जो है वो टैक्सी वगैरह चलाया करते थे, बाद में उन्होंने लगा दिया रेडियो का हेड। उन्होंने जरदारी साहब की तस्वीर लगा के कहा कि नहीं, ये देखें, ये तो 2011 में भी गए थे। इन लोगों को बाइलैटरल और मल्टीलैटरल दौरों का मतलब ही नहीं पता कि क्या है। जरदारी साहब वहाँ पे कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे, और वो वहाँ पे उधर जो है वो उन्होंने बात की थी। ये जो अपना दौरा है ये बायलैटरल है, ये 23 साल में पहला दौरा है किसी पाकिस्तानी सरबराह का जो कि होने जा रहा है। अब उसका जो इम्पोर्टेंट इसके स्ट्रैटेजिक पहलू बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसके साथ जो हमारा सबसे बड़ा इंटरेस्ट है इस वक्त रशिया से, वो एनर्जी का है, और एनर्जी में भी गैस का। और आपको मालूम है कि यूरोप पूरे को रूस जो है वो गैस सप्लाई करता है, और हम चाहते हैं कि रूस के साथ हमारे एनर्जी के
ताल्लुकात जो हैं वो मुस्तहकम हों और आगे चलें, और डिफेंस के ताल्लुकात तो हमारे हैं ही, बढ़ रहे हैं, और उसकी जो स्ट्रेटजिक पहलू है वो भी इम्पॉर्टेंट है जो कि आगे होने जा रहा है। तो इसके बड़े दूरअस्त असरात हैं, आपको पता ही है, आगे हमारे हमसाए बेचारे इस पे काफ़ी परेशान है, बेचैन हो रहे हैं। बिल्कुल फवाद साहब, ये जो आज मुलाकात होनी है जरदारी साहब की और मौलाना फजलुर रहमान साहब की, बड़ी अहम मुलाकात है, और सियासी पंडित जो हैं वो कह रहे हैं कि ये मुलाकात वाज़े कर देगी कि आगे इस हुकूमत को अदम एतमाद का सामना किस तरह करना है और कब करना है। क्या होगा इस मुलाकात में, क्या नतीजा निकलेगा? अभी जरा स्विस ये लीक्स आ गए, मैंने सुना है काफ़ी पीपल्स पार्टी वालों के बड़ों के नाम है उन पे दोनों पे गुफ्तगू हो जाती है इनकी आपस में, तो देखें कोई माशाल्लाह ऐसा इनका वो नहीं है। देखें फजलुर रहमान साहब जो हैं वो 2 डिवीजनों के लीडर हैं केपी के, और जरदारी साहब ने बड़ी मेहनत से पीपल्स पार्टी का बेड़ा गर्क किया है और 4 इंटीरियर सिंध की डिवीजनों तक उसको महदूद कर दिया है। सो ये तो 2 इलाकाई पार्टी के लीडर्स की मुलाकात है, और ये सारा एक चूं-चूं का मुरब्बा इकट्ठा हुआ है। देखिए इन्होंने सबसे पहले, कल भी मैंने बात कर रहा था कि ये कहते हैं इमरान खान को हटा दें, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इन्होंने क्या 8 घंटे जो है वो जरदारी साहब वज़ीर आज़म होंगे, 8 घंटे फजलुर रहमान होंगे, 8 घंटे शहबाज शरीफ होंगे, 8 घंटे मरियम होंगी, तो फिर बिलावल साहब किधर जाएंगे? अब मेरा ख्याल है ये बिलावल और मरियम शायद 4-4 घंटे के लिए हो जाएं क्योंकि बच्चे हैं, बाकी सारे 8 घंटे के लिए हो जाएं। तो इस तरह का चूं-चूं का मुरब्बा है ये अपोजिशन। इनको ना इनकी कोई मतलब फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आपने कभी इनसे कोई बात सुनी है, ना इनकी इकोनॉमी के ऊपर इन्होंने कहा कोई। मैंने उस दिन भी पूछा था, ट्वीट मैंने किया था कि भाई ये $95 के ऊपर तेल चला गया है, तो आप बताएं ऑल्टरनेट क्या है? जी बिल्कुल, कैसे आप तेल की कीमतें जो है वो नीचे रख सकते हैं? तो ये बाहर बैठे हुए बस ये होते हैं ना, वो बाहर बच्चे बैठे होते हैं, वो देखते हैं कि तालाब के अंदर जो है वो कोई परिंदा जो ही आता है उसको पत्थर मारना है। बस ये वो वाले इस वक्त एक बच्चों का ग्रोह है जो बैठा हुआ है, इनकी ना कोई इम्पोर्टेंस है ना कुछ है। ये तो अभी आएंगे और ये तो सियासी मंजरनामे बदलने वाले हैं। लेकिन 27 तारीख से मार्च शुरू कर रहे हैं, से बिलावल तो निकल रहे हैं, उसके लिए आप लोग तैयार हैं? उसके लिए अली जैदी भी निकल रहे हैं कराची, तो देखते हैं मार्च कहाँ मिलता है। बस टक्कर ना हो जाए दोनों के कंटेनरों की, बाकी सड़क पे रास्ता एक दूसरे को दे के गुजर जाइएगा, ये खैर है, इतना एक दूसरे को मार्जिन दे दीजिएगा। अच्छा, 29 मई से जो लोकल गवर्नमेंट के जो स्केड्यूल आया है आप लोगों का सामने, लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होने हैं पंजाब में, वहाँ पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्योंकि आप लोगों की ज़ाहिर तंजीमें तहलील हो गई थी, दोबारा से फॉर्मुलेट हुई है वो सारी चीज़, तो तैयार है उस चीज़ के लिए आप लोग पंजाब में? हम तैयार हैं इंशाल्लाह, और अकॉर्डिंगली उधर इंशाल्लाह ये करेंगे। बिल्कुल ठीक जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब बात करते हैं PSL की। PSL सीज़न 7 अपने उरूज पर है, प्ले ऑफ के मरहले में दाखिल हो चुका है। अब आगे क्या होने जा रहा है? और फिर दूसरी तरफ जेम्स फॉकनर ने जो पाकिस्तान के साथ किया है उसके हवाले से, और फिर जो पाकिस्तान ने फॉकनर के साथ किया, क्या वो भी ठीक था? ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि उसको जाने दिया है कि कहीं वो ऑस्ट्रेलिया वाला दौरा जो है उसे कहीं कोई नुकसान ना पहुंचे। इस हवाले से हम बात करेंगे। क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ओवैस और शिफा, आप दोनों को अगरचे अब तो 11 बज गए, सुबह बखैर। सुबह बखैर सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सर, जेम्स फॉकनर से ही शुरू करते हैं कि ये क्या अजीब बेहूदगी मचाई उसने होटल में, और उसके बाद हेलमेट जो है वो लगा हुआ है शैंडलियर में, सर अंदाजा लगाएं। और ये अगर इस तरह के मामलात होते हैं तो ठीक है, हमने बैन तो कर दिया, लेकिन ये इसका तो माजी भी दागदार रहा है बंदे का। वो आदि मुजरिम जिसे कहते हैं ना, कि वो था जेम्स फॉकनर। इंग्लैंड में पकड़ा गया, उसके अलावा वेस्ट इंडीज टीम पर तनकीद की, बिग बैश में उसको अपनी टीम से निकाला गया, तो बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि जेम्स फॉकनर जो है उसके साथ सही हुआ। मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसके साथ बिल्कुल सही किया। उसकी वजह यह है कि वो पहले ही 70% पेमेंट ले चुका था, और पैसे की हिरस और अपने आप को वो सुपरस्टार समझ रहा था। शायद यही वजह है कि उसे ऑस्ट्रेलियाई टीम में अब शामिल नहीं किया जा रहा, ड्रॉप हो गया है। लेकिन उसने जाते जाते पाकिस्तान सुपर लीग पर एक बुरा
तासुर कायम करने की कोशिश की, क्योंकि आज तक 2016 से लेकर 2022 आ गया है, कभी किसी खिलाड़ी के पैसे नहीं रुके, पैसे हमेशा वक्त पर मिले, और 70% अमाउंट तो जैसी लीग शुरू होती है खिलाड़ी के अकाउंट में चला जाता है, और 30% जो है 40 दिन के बाद चला जाता है। तो फॉक्टर ने ये एक ड्रामेबाजी की और उसका उसे खमियाजा भुगतना पड़ेगा। दुनिया की दीगर लीग्स भी अब उसके इकदाम के बाद और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौक़िफ़ के बाद अब शायद ही उसे कोई अपनी टीम में शामिल करे। तो ये ऑस्ट्रेलिया के दौरे को तो कोई इससे नुकसान नहीं पहुंचेगा सर? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर कोई हार्श डिसीजन लेता हुआ है, जिस तरह उसने इमिग्रेशन हुकाम से बदतमीजी की, या अगर उसके खिलाफ और कोई कार्रवाई होती, हाथापाई की, लेकिन शिफा उसके खिलाफ अगर और ज्यादा एक्शन लेते तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को इतवार को 27 फरवरी को पाकिस्तान आना है, तो थोड़ा सा तलखी सी पैदा हो सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो चला गया यहाँ से, और ऑस्ट्रेलिया लेकिन ये मैसेज भी देना ठीक था क्या कि आप इधर आए, तोड़फोड़ करें, हाथापाई करें और फिर आराम से चले जाएं और हम मतलब चूं भी ना करें? ये तो वही वाली बात हो गई कि उसने हमारे मुंह पे पाँव रख दिया और हम भी खामोश रह गए हैं। मतलब ठीक है, आगे एक दौरा है, मुझे पूरा इदराक है कि हमारी पोजीशन क्या होती है ऐसे इंटरनेशनल मामलात में, लेकिन एक आधे दिन की तो हवालात की सैर हो ही सकती थी। मसलियत भी कोई चीज होती है ना, तो एक तो ऑस्ट्रेलिया की टीम शिफा 24 बरस के बाद पाकिस्तान के दौरे पर आ रही है, सब मुंतज़िर हैं 1998 के बाद, तो बहुत सारे फैक्टर्स जो थे जमा हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया आएगी तो फिर दुनिया ये कहेगी कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो गई। अब इंग्लैंड आएगी इस साल अक्टूबर में, तो मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या हुकूमत पाकिस्तान ने दानिशमंदी से काम लिया। सही है, वाइज डिसीजन था, बिल्कुल सही है। अब अगर हम प्लेऑफ्स की बात करें, 4 टीमें प्लेऑफ में पहुंच गई, कराची और कोयटा ना पहुंच सके। ये कराची का जो हाल है वो इतना बेहाल क्यों हुआ? रिकॉर्ड बना दिया कि आज तक 2016 से पीएसएल हो रही है, कोई भी टीम एक इवेंट में 9 मैच नहीं हारी। इससे पहले लास्ट ईयर कोयटा ग्लैडिएटर्स 8 मैच हारी थी, लेकिन कराची ने तो रिकॉर्ड अपने पैरों तले रौंद दिया, और जिस तरह की उनकी कारकर्दगी रही, मैं तो समझता हूँ बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी। और दिलचस्प बात यह है कि इस टूर्नामेंट में मुल्तान सुल्तान लाहौर कलंदर से हारी जी, और कराची भी नंबर 1 टीम है, कराची ने लाहौर को हराया, उसने लाहौर कलंदर को हरा दिया। ये भी हैरत की वरना 10 आउट ऑफ 10 होता दोनों का। मुल्तान 10 मैच जीत चुका होता कंटिन्यूस और कराची 10 मैच हारता कंटिन्यूस, लाहौर ने दोनों को रोक लिया। लग यही रहा है मुझे, क्योंकि और बार बार जो कैमरा जा रहा था जिसमें वसीम अकरम भी चरागपा हुए कि उनको बार बार कैमरा दिखा रहा था जिस मैच में उनकी टीम को शिकस्त हुई। लेकिन ये तो खेल का हिस्सा है। मेरे ख्याल में वसीम अकरम जैसा दिमाग हो और प्रेसिडेंट हो, वो कराची किंग्स का, और टीम की ये कारकर्दगी हो, ये सबके लिए लम्हे फिक्रिया है। मेरे ख्याल में अगले साल मेजर चेंजेस होंगी। वो जो कोच लाए थे पीटर मोल्स इंग्लैंड से, वो भी फ्लॉप हो गया। वो तो पीछे बैठा रहता था, वसीम अकरम आगे बैठते थे। आपने कहीं देखा कि किसी टीम का प्रेसिडेंट बाउंड्री लाइन के नजदीक जाकर कप्तान को हिदायत दे रहा हो? अमूमन ये कोच जो वो फुटबॉल वाला सीन हो गया था, वैसे मुझे तो लग रहा था। बिल्कुल, अच्छा ये वो तो वो बताता है। हाँ, वो फुटबॉल में तो बड़े जज्बाती हुए होते, लेकिन वो उधर वो यूनिवर्स बॉस ने भी एक ट्वीट दागी है कि मैं अगले साल जो है वो कराची किंग्स की कोचिंग करूंगा। वो तंज किया है यूनिवर्सल बॉस, चूंकि वो कराची किंग्स के साथ वाबस्ता रह चुके हैं, तो उन्होंने तंज किया है कि अब तुमने मुझे नहीं रखा था, इस दफा उन्हें किसी ने भी नहीं लिया ना अपनी टीम में, तो उन्होंने तंज किया है कि भाई अगर डैरन सैमी बन सकता है मेंटोर, वसीम अकरम अगर प्रेसिडेंट बन सकते हैं, तो मैं भी कोच बन सकता हूँ। अगर वो आ गए तो फिर उनके आने से रंग जो है और बिखर जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि भंग हो जाएगा सर, रंग में भंग। तो प्लेऑफ में क्या देख रहे हैं सर आप? सही आपने जी, प्लेऑफ्स में सर क्या देख रहे हैं? देखिए प्लेऑफ में मुझे तो लग रहा है मुल्तान सुल्तान एक अच्छी टीम, 9 मैचेस जीती है 10 में से, तो मुल्तान सुल्तान के चांसेस है कि, लेकिन लाहौर कलंदर्स को शिफा और वैस जो क्राउड सपोर्ट कर रहा है लाहौर का, आप देखें लाहौरी तो दीवाने हुए, वो प्ले कार्ड्स लेकर आते हैं अपनी टीम के लिए। 24,000 की कैपेसिटी, फुल हाउस हुआ है, बच्चे बूढ़े जवान औरतें सब, तो लाहौर को क्राउड का सपोर्ट हासिल होगा मैं समझता हूँ। लेकिन मुल्तान को आप आसान नहीं ले, और पेशावर ज़ल्मी का आज लाहौर से जो मैच है उसके बाद ये फैसला होगा नंबर 2 और नंबर 3 पे कौन सी टीम आती है। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा लाहौर के लिए, क्योंकि अब लोगों की तवक्कुआत उनसे बहुत ज्यादा हो गई है। और पेशावर जो है आउट होती है, हाँ, पेशावर जो है वो पहली टीम है जो कि 7 प्लेऑफ्स खेलेगी, तो पेशावर से आपकी कोई उम्मीद नहीं है? हाँ। पेशावर के देखे ना, अब वो जो लायम लिविंगस्टन जो इंग्लैंड के प्लेयर हैं वो नहीं खेल रहे आज,
शेरफन रदरफर्ड चले गए, तो पेशावर के लिए सेटबैक तो है ना, उनके मेन प्लेयर्स अगर नहीं होंगे तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है पेशावर के लिए। अब देखते क्या होता है। लेकिन लाहौर की जो मैं बात कर रहा था अधूरी रह गई थी कि लाहौर से तवक्कुआत बहुत ज्यादा वाबस्ता है, और खुदा न खास्ता अगर लाहौर ने चोक किया तो सबको याद है नवंबर 1987 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, जब इमरान खान पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे थे, पाकिस्तान जो था वो ऑस्ट्रेलिया से हार गया था, और फिर उसके बाद जिस तरीके से लोग रोते हुए मैदान से गए, अब तो वो खवातीन बूढ़ी हो गई हैं। सर लेकिन लाहौरियों को तो आदत है, सही, मतलब ऑल माय रिस्पेक्ट्स टू देम एंड देयर टीम, लेकिन सर उनको आदत है, मेरा नहीं ख्याल कि उनको इतनी कोई दिल बर्दाश्ता वो होंगे, ये तो होता रहा है लाहौर के साथ। वो जिंदा दिलाने लाहौर है शिफा। मुझे लग रहा है कि वो इस वक्त जो है ना लाहौर वाले जो है वो यकीनन सदमा बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखते। 2020 में फाइनल में लाहौर को कराची ने हराया था। अब लाहौर के लिए सुनहरी मौका है कि इस दफा वाहिद टीम है जो आज तक नहीं PSL जीती, बाकी 5 की 5 टीमें जीत चुकी हैं, तो लाहौर के लिए मौका है कि इस दफा वो जो है ना वो कुछ कर जाए। बिल्कुल सही है। अच्छा मिर्जा साहब ये बताएं, लोग ये सवाल कर रहे हैं आमिर को क्यों नहीं खिलाया? नहीं, आमिर तो पहले एक तो नाराज हो गए, उनकी कैटेगरी चेंज की गई, फिर उसके बाद वो अब तक अपने आप को वही मोहम्मद आमिर समझ रहे हैं कि जिसने जब अपना कैरियर शुरू किया था और वो पीक पर था, लेकिन बाद में हुआ ये कि वो अनफिट हो गए और उनके मसाइल भी थे। अब इतने सारे फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं कि आमिर की अब पाकिस्तान को कमी महसूस नहीं होगी, तो मेरे ख्याल में ये भी एक सेटबैक है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे और PSL पर गुफ्तगू हो रही थी। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम जी। PSL सीजन 7 अपने उरूज पर है और आम खिलाड़ियों के कारनामे तो हम रोज़ाना ही हमारी नज़रों से गुजरते हैं, लेकिन आज हम कुछ ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ख़ास हैं, और ख़ास वो इसलिए हैं क्योंकि एशियन चैंपियंस पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट आलमी सतह पर अपना लोहा मनवा रही है। इस टीम में ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जो चलने फिरने के लिए व्हील चेयर का सहारा लेते हैं, और ऐसे अफराद जिन्होंने हिम्मत हारने के बजाय नए अज़्म और हौसले के साथ ज़िंदगी गुजारने का सलीका सीखा है, ये हैं पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट टीम के मेंबर्स। तारुफ आपसे करवाते हैं और फ़ोन लाइंस भी ऑन कर देते हैं ताकि अगर आप भी इनसे बात करना चाहें और बेस्ट विशेस इनको देना चाहें तो आप अपनी कॉल्स के जरिए हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। हमारे साथ मौजूद है रुखसाना राजपूत साहिबा जो कि चेयरपर्सन है पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल की। उनके साथ हैं जी साजिद अब्बासी साहब जो कि वाइस कैप्टन हैं, नायब कप्तान हैं पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट टीम की। ज़ीशान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कप्तान हैं, और उनके साथ हैं सैयद अरसलान साहब जो कि ऑलराउंडर हैं और अपनी कारकर्दगी जो है वो बल्ले और गेंद दोनों से दिखाते हैं मैदान में। और फिर हमारे साथ मौजूद हैं इमरान आराई साहब जो कि लेग स्पिनर हैं। आप सबको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे प्रोग्राम में आए। तो गुफ्तगू का आगाज़ अब देखें, एक ये डिलेमा है, कप्तान से शुरू करें या खातून से शुरू करें? मेरा ख्याल है कप्तान से कर लें। और इधर हम इस चीज को नहीं मद्देनजर रख रहे कि खातून है तो लेडीज फर्स्ट कर लें। कप्तान इज द बैकबोन ऑफ एवरी टीम, तो कप्तान की तरफ हम चलते हैं। कप्तान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइए, ये जो टीम है आपकी उसके बारे में क्या क्या अचीवमेंट्स हैं पाकिस्तान की व्हील चेयर क्रिकेट टीम की, और बहुत कम लोगों की नज़रों में ये अचीवमेंट्स आती हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ मदऊ किया। पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट टीम जो एक अपने आप में एक कारनामा है, वो कारनामा इसलिए कि ये दुनिया की एक तो पहली और वाहिद टीम है जो अनबीटन है किसी भी सीरीज़ में, और जहाँ भी गए हम अल्हम्दुलिल्लाह जीते। और सबसे बड़ा कारनामा कि एशिया कप जीता 2019 में नेपाल में, और फाइनल में अपने रिवायती हरीफ भारत को हराया। और इस व्हील चेयर क्रिकेट को बनाने का मकसद ये था कि हमने एक सोच बदलनी थी। जो हमारा स्लोगन है प्ले फॉर चेंज, हम खेलते हैं तब्दीली के लिए। वो कौन सी तब्दीली? जो लोगों के जहनों में है कि हज़ारों लाखों लोग जो किसी जिस्मानी कमज़ोरी या माजूरी का शिकार है खुदा न खास्ता, तो वो भी माशरे का करामत हिस्सा बन सकते हैं, वो भी मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। बात वही होती है, मैं जहाँ भी जाता हूँ एक ही बात कहता हूँ कि मेरे में और बाबर आजम में क्या फ़र्क है। वो खड़े होके खेलते हैं, मैं बैठ के खेलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल। और ये कारनामा हमारी टीम के पास नहीं है, आपके पास है सिर्फ ये रिकॉर्ड कि कभी हारी नहीं है जी। तो ये कभी हारे नहीं बस उस मकसद को लेके चले। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो लोगों के जहनों में थी डिसेबल पर्सन, हैंडीकैप, फिजिकली चैलेंज और अब्यूजिंग जो लोग इस्तेमाल, वो अवेयरनेस नहीं थी। आज क्या कहते हैं यार, दे आर व्हील चेयर क्रिकेटर्स, दे आर आवर नेशनल हीरोज,
दे आर एशियन चैंपियंस। तो वो टैग जो था ना, जो बचपन से हम सुनते आ रहे थे या सोसाइटी वो तब्दील हो गया। वो तब्दील हो गया। तो this is why play for change। कब आए थे क्रिकेट की तरफ ये 1996 में, ये क्योंकि देखिए क्रिकेट तो ये है कि बच्चा पैदा होता है थोड़ा सा बड़ा, और मुझे इसलिए शौक था कि हमारे पड़ोसी जो थे वो कासिम उमर साहब थे। अरे बहुत बड़ा नाम। तो उस ज़माने में वो जावेद मियांदाद, इमरान खान और मोहसिन खान, इनका आना जाना बड़ा वो। तो एक मरतबा वो कासिम उमर साहब ने वो जावेद मियांदाद का हेलमेट मुझे दिया, अच्छा, कि ये पहनो, क्योंकि वो बात है कि हम गली मोहल्ले में निकलते थे तो कोई खिलाता नहीं था। सही। या बड़ी बेस्ट पोजीशन होती थी, स्लिप में खड़ा कर दिया करते थे, यहाँ खड़े रहो। वो क्या होता था, स्लिप में खड़े होते होते स्लिप ही हो गए। तो वो फिर ये सोचा कि क्यों ना अपनी शिनाख्ती मुनफरिद शिनाख्त बना लेते हैं। और बड़ी मुनफरिद दुनिया में शिनाख्त काम हो रहा है, लोग वेलफेयर, मादूरों के लिए ये कर दो, उनको ये कर दो, एहतजाज हो रहा है सब, हम कोई मुनफरिद काम करें जिससे पाकिस्तान का भी नाम रोशन हो और दुनिया में जितने लोग हैं, क्योंकि अब तो बड़ा आपको पता है मोबाइल फ़ोन में पूरी दुनिया सिमट गई है। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह 12 ममालिक में हमने इसको इंट्रोड्यूस कराया। वाह। और सबसे बड़ा कारनामा ये करने जा रहे हैं, जो आप शर्ट देख रहे हैं हमारी जी, कि एशिया कप, जो सेकंड एशिया कप है, इंशाल्लाह ताला वो पाकिस्तान में 2023 में पाकिस्तान में होगा। और 7 टीमें आ रही हैं, ये बड़ा कारनामा है। और हम बिल्कुल बात करेंगे कि तैयारी क्या है। अरसलान साहब की तरफ अगर हम जाएं, अरसलान साहब आप कैसे आए क्रिकेट की तरफ व्हीलचेयर पर, और आपकी ज़रा स्टोरी हमारे नाजरीन के लिए सुनाइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आज हमें यहाँ पे इनवाइट किया और अपने जज्बात ख्यालात का जो है स्टोरी बताने का मौका मिला। सर पहले तो क्रिकेट का जुनून, जैसे वो कहते हैं ना कि बच्चा शुरू होता है वहीं से स्टार्ट हो जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वाला जुनून जब घर पे मतलब पोलियो का शिकार हुए तो घर में ज़्यादातर टाइम गुजरता रहा, तो मतलब उसी तरह से हमने जो है ना क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया घर में। तो मैं ज़्यादातर सोशल मीडिया से, जैसे ही इस क्रिकेट का आगाज़ हुआ तो सोशल मीडिया पे हाइप बनी, तो वहाँ पे मैंने कांटेक्ट किया मैम से, ज़िशान भाई से, तो इन्होंने कहा कि वाई नॉट, ये आप ही के लिए है। तो आपने बताया कि मैं इस तरह से खेलता हूँ। तो मैं अपने लोकेलिटी में खेलता था, गांव में खेलता था, तो वहाँ से जो है ना इन्होंने मुझे कॉल की और ट्रायल्स के ऊपर बुलाया। कराची में जब ट्रायल्स हुए तो हमें वहाँ पे बुलाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह तब मेरी सिलेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ माई परफॉर्मेंस, तो इन्होंने सिलेक्शन हुई और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टूर में भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह साथ था, ऑनवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से जो है वो अपने प्रोफेशनल क्रिकेट, क्योंकि पहले हम स्टार्ट करते थे अपने गांव में खेलते थे, तो वहाँ से स्टार्ट किया। और फिर जब इस पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट, तो घर वालों को जब पता चला कि आप अब बल्लेबाज होंगे और गेंद से भी कारनामे करेंगे, उनका क्या था रद्द-ए-अमल? वो मैंने कॉल की अम्मी को, तो अम्मी जो है वो जज्बाती हो गए। तो मतलब है कि हमारा बेटा जिसको एक शौक था, मैंने खुद ख्वाब सोचा हुआ था कि क्रिकेट पहचान ज़रूर देगी जी, ख्वाब सोचा हुआ था दिल में कि जब ये प्लेटफॉर्म मिला ना तो इंशाल्लाह शनाख्त भी मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो शनाख्त दी और अम्मी और पूरी फैमिली का, यूनिवर्सिटी और कॉलेज वालों का बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। आफ्टर दैट उन्होंने बड़ा अच्छा वेलकम मेरा किया यूनिवर्सिटी में और बड़े अच्छे से प्रमोट किया कि हमारी जो है वो पहचान, हमारे इदारे की, हमारे घर की, हमारी फैमिली की पहचान जो है वो इस लेवल तक आ गई है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने जा रहा है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहा है। इमरान साहब आप बताइए, एक तो आपका नाम इमरान, दूसरे आपके काम भी इमरान वाले, क्या कहेंगे सर? बस यही कैसे आगाज हुआ आपकी जर्नी का? बस हमारी स्टोरीज तकरीबन सबकी सेम ही है। अच्छा, आप में इमरानियत पहले से मौजूद थी या बाद में आई है? जो कप्तान इमरान जो वो है हमारे आज के वजीर आजम, वो लेग स्पिनर नहीं थे, बस ये तो ऐसे ही था। लोग खेलते थे गली मोहल्ले में, तो जुनून तो क्रिकेट का बहुत था, क्रिकेट देखते भी थे, लेकिन फिर ऐसा एक मूवमेंट आ जाती थी कि हमको एक 12वें खिलाड़ी के तौर पर सेपरेट कर दिया जाता था। फिर सोशल मीडिया का दौर हुआ था, तो वहाँ पे देखा, पता चला पाकिस्तान व्हीलचेयर के काउंसिल के बारे में। फिर मैम से रब्ता हुआ, उन्होंने जब ट्रायल्स पे मुझे बुलाया तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया था और उसके बाद फिर अचीवमेंट बढ़ती गई और फिर मुझे एज ए मेरी अचीवमेंट को देखते हुए मुझे सेंट्रल पंजाब रीजन का कैप्टन भी अनाउंस किया गया और फिर एशियन चैंपियन भी आल्सो अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसी को देखते हुए बस। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। रुखसाना साहिबा, अब आपका बड़ा कलीदी किरदार है इस सारी सिचुएशन को हैंडल करके आगे लेके चलने में। मतलब हमें बेसिकली कितनी तवज्जो इन लोगों को चाहिए और कितनी तवज्जो मिलती है, और अगर कम मिलती है तो उसको मजीद बढ़ाने की कैसे की जाए कोशिशें? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस शो में मदऊ किया। मेरी ये टीम, मैंने अपनी इस टीम को बहुत मेहनत से तैयार किया है, इनकी फिटनेस के हवाले से, क्योंकि जी व्हील चेयर पे हैं। जब व्हील चेयर पे आ गए तो सबसे पहले तो इनकी डाइट,
क्योंकि मैं एज अ फिजिकल ट्रेनर भी हूँ। अच्छा जी जी, PT आप करवाती हैं इनको? ओके, मैं व्हील चेयर पे बैठ के इनकी ट्रेनिंग करवाई, जबरदस्त। और इतनी हार्ड ट्रेनिंग क्योंकि इनकी डिसेबिलिटी के लिहाज से, और उसके बाद ये इनको प्लेटफॉर्म देना कि हमारे जितने भी ये फिजिकली चैलेंज है, आप आओ, आपको ये प्लेटफॉर्म दिया गया है, आओ आके खेलो। अच्छा, कितना टैलेंट है इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम जी, सैयद इमरान हसन साहब है मेलबर्न से। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई, लाइन ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं। कितना टैलेंट है, अगर हम मुल्क की बात करें तो ऐसे स्पेशल अफराद जो कि क्रिकेट टीम में आने की सलाहियत रखते हैं? टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है। अभी हमारे पास 400-450 हमारे पास रजिस्टर्ड प्लेयर्स हैं। अच्छा। और अभी भी वो ये कहते हैं कि जो नए आने वाले प्लेयर्स हैं उनकी हम कोचिंग करते हैं, उनके कैंप्स लगाते हैं, नए से नया टैलेंट वो सामने आ रहा है। मतलब मैं खुद भी सरप्राइज होती हूँ कि इन बच्चों में, इन प्लेयर्स में इतना ज़्यादा टैलेंट है। वाह। अच्छा, और कंपैरेटिवली अब हम देखें, एशियन चैंपियन तो हैं, लेकिन दुनिया में हम कहाँ पर खड़े हुए हैं? क्योंकि इंटरनेशनली तो हमने ये देखा है कि बहुत सारी उनकी जो है वो ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, उनके ऊपर इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा किया जाता है। इस वक्त हम बीटमल हैं, मतलब आज तक हम कभी हारे नहीं हैं। तो व्हील चेयर क्रिकेट को इंट्रोड्यूस करवाने में पाकिस्तान फाउंडर है, पाकिस्तान पॉइनर है कि पाकिस्तान ने 12 मुल्कों में ये पूरी टीम तैयार करी है। पूरे क्रिकेट को इंट्रोड्यूस करवाने वाला ही पाकिस्तान है, और इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि हम ही चैंपियंस हैं और हम ही छाए हैं। हम ही छाए। क्या बात है, जबरदस्त। सर आप बताइए, साजिद साहब जी, आपका कैसे आना हुआ क्रिकेट की तरफ? बचपन में जब मैं पाकिस्तान की और इंडिया की जब मैच देखता था, तो वहाँ पर क्या होता था कि हमारी टीम हार जाती थी। तो वहाँ पर मैंने अहद किया था कि इंशाल्लाह, अहद ही किया था जब हम हारते हैं लोग नहीं, तो और अहद ये किया था कि मैंने इंडिया से बदला लेना है, मैंने वो बदला लेना है, और किसी तरीके से जो है ना व्हील चेयर क्रिकेट बनेगी इंशाल्लाह। उस वक्त यानी कि मैं बेसिकली एक बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, गाँव है, तो वहाँ पर यानी कि इतनी यानी कि हमें कोई सहूलियात मुयस्सर नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कांटेक्ट हुए, सोशल मीडिया के ज़रिए मुझे बुलाया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में जो है ना मलेशिया में सीरीज़ हुई, वहाँ पे मैंने इंडिया से बदला लिया, और वो फिर खुशी और वो फिर जज्बा, जिस तरह एक पाकिस्तान फौजी होता है, इस तरीके से जो है ना मेरे। लेकिन ज़रा दोस्ती भी होती है खिलाड़ियों में, क्योंकि खेल जो है वो मैदान, जब आप उतरते हैं मैदान में तो उस वक्त तो वो जंग वाला माहौल हो जाता है, लेकिन जब मैदान से बाहर होते हैं तो खेल तो मोहब्बत और दोस्ती को फरोग देता है। जीतने के बाद फिर माहौल बनता है ना दोस्ताना, तो फिर जब तक हम खेल पूरा नहीं खेलते उस वक्त तक तो हमारी कोई उनसे दोस्ती नहीं होती। बिल्कुल सही है। अब्दुल कादिर साहब हैं इस्लामाबाद से जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है साइड से? बिल्कुल ठीक जी। क्या कहेंगे अब्दुल कादिर साहब? टीम हमारे साथ मौजूद है, चैंपियंस मौजूद हैं जी। बहुत अच्छा लग रहा है इनको देख के, और मैं खुद भी प्लेयर रह चुका हूँ बास्केटबॉल का। अच्छा, कितने गया था स्पेशल ओलंपिक्स में गए थे? और उसके बाद मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला कोई भी, और आजकल मैं घर पे ही हूँ और बिल्कुल फ्री हूँ। तो मैं इन्हें कहना चाहता हूँ कि हम कैसे आ सकते हैं इस जगह पे और कैसे परफॉर्म कर सकते हैं आगे। हाँ, तो आपने बास्केटबॉल खेली है, क्रिकेट भी खेली है आपने? जी, मैं क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेलता हूँ, स्पिनर हूँ। अच्छा, तो आप भी फिर इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं लोग हिस्सा? कप्तान साहब जरा बताएं ना, थोड़ा सा गाइड करें। बिल्कुल, हमारी वेबसाइट है, उसके ऊपर एक ऑनलाइन फॉर्म है, बड़ा सिंपल सा। अच्छा। उसमें आप अपनी डिटेल्स, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, किस रीजन से, क्योंकि पीसीबी को फॉलो करते हैं, उसी तरह डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी पीसीबी की तरह ही हमारा 6 रीजन्स हैं, 6 कैप्टन हैं, रीजनल हेड हैं। वो फिर आप जब कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, अपनी तस्वीर दीजिएगा, कोई 30 सेकंड की वीडियो बना दें कि आप व्हीलचेयर पे बैठते हैं, डिसेबिलिटी आपकी किस नौयत की है, या आप बैसाखी से चलते हैं या किस तरीके से, तो वो आप शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ताला फिर जिस रीजन से आप बिलोंग करते हैं, आपको जो है 24 घंटे के अंदर जो है वो आपसे रब्ता किया। और ये वेबसाइट का एड्रेस क्या है? www.pwcc-cricket.com pwcc/cricket.com www.pwcc-cricket.com। इसके अलावा हमारे पेज है पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम फेसबुक पर, उस पर व्हाट्सएप नंबर भी है, उससे भी आप बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं। निशान साहब ये बताएं कि जो शख्स ज़्यादा डिसेबल ना हो और सिर्फ उसके चलने में थोड़ा सा मसला हो, या मिसाल के तौर पे हाथ में कोई प्रॉब्लम है और व्हील चेयर वो यूज़ नहीं करता, तो क्या वो भी आप लोगों की टीम का हिस्सा बन सकता है? क्राइटेरिया क्या है आप लोगों? क्राइटेरिया ये है कि जो टोटली व्हील चेयर कन्फाइंड है वो तो जो बराह रास्त ही आ जाता है। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो 2 बैसाखियों से चलते हैं या 1 बैसाखी से, हम उनको कंसीडर इस तरह करते हैं कि अगर उनसे उनकी बैसाखियाँ ले ली जाएँ तो वो तो एक कदम भी नहीं उठा सकता। सही। तो वो फिर व्हीलचेयर कन्फाइंड ही है।
تو اس کو پھر ہم اس کرائٹیریا میں لیتے ہیں. لیکن جو چل سکتا ہے, جیسے پاکستان میں ڈسیبل کرکٹ بھی ہے, وہ پھر کھلاڑی اس جگہ رجوع کرتے ہیں جہاں پہ وہ تھوڑا بہت موو کر سکتے ہیں, تھوڑا بہت رن بھاگ سکتے ہیں, اپنے آپ کو وداؤٹ اینی جو کسی سپورٹ کے چل سکتے ہیں, وہ ان کے لیے ڈسیبل کرکٹ ہے. باقی جو بغیر سہارے کے نہیں چل سکتے, اب ہاتھ کا ایشو یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں پرابلم ہے تو وہ اس لیے نہیں آ سکتا کہ وہ پھر ویل چیئر کیسے چلائے گا. اگر اس کا ہاتھ ہی خراب ہوگا خدا نخواستہ, تو ہماری تو کرکٹ ویل چیئر پہ, یہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہے, اس پہ ہم بیٹھیں گے. ٹانگوں کی خیر ہے, ہاتھوں کو تو مضبوط ہونا چاہیے, کیونکہ یہ اپر باڈی ہماری جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی اچھا. تو وہ جو بلائنڈ کرکٹ ہے وہ کیا ہے؟ بلائنڈ کرکٹ ہے, اس میں بھی کلاسیفیکیشنز ہیں, پارشل بلائنڈ بھی ہوتے ہیں, ٹوٹل بلائنڈ بھی ہوتے ہیں. تو اس میں جیسے ان کا کرائٹیریا, اسی طرح ویل چیئر کرکٹ کا بھی ایسا ہی کرائٹیریا ہے. صحیح. رخسانہ صاحبہ, ریجنز جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں, اس میں بھی وہی طریقہ کار ہے جیسے پی سی بی جس طریقے سے؟ جی بالکل, جس طرح پاکستان کرکٹ بورڈ کے 6 ریجن ہیں, ہمارے بھی اسی طرح 6 ریجن ہیں, 6 کیپٹن ہیں. اسی طرح پورا ہمارا اسٹرکچر, ہماری پوری کرکٹ اسی ہر ریجن سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. بالکل بالکل, ہر ریجن سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا, میڈیا پر اتنا نہیں پروموٹ ہوتے, یہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے. اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ اب ہم آپ سے کنیکٹ ہوئے, وہ کس طرح ہوئے, یہ بھی ایک کہانی ہے. جی, تو وہ بھی ذرا بتائیے لوگوں کو, اور یہ اس کے اوپر بھی تاکہ ہم بات کر سکیں کہ کیوں میڈیا جو ہے وہ پروموٹ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے کنونشنل سپورٹس کو. اور ہم بڑے اچھے طریقے سے باقی سپورٹس کی بات کرتے ہیں, لیکن جہاں ضرورت ہے وہاں ہم تھوڑا سا لیگ کر جاتے ہیں. میڈیا میں جب ہم لوگ ایشیا کپ جیت کے آئے تو سما پہ, ڈاؤن پہ ہمارے پلیئرز بیٹھے, ہم لوگ کو اچھی ہائپ ملی. لیکن بس وہی بات ہوتی ہے کہ جس کے جتنے زیادہ کانٹیکٹس ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ آگے بڑھتا ہے. اور آپ سے جو کانٹیکٹ ہوا تو جو شہریار آفریدی صاحب ہیں, ان تک آپ کیسے پہنچے تھے؟ ان تک یہ ہوا کہ میں نے ڈائریکٹ کال کی, تو انہوں نے کہا جی بہن آپ کہاں پر ہیں؟ میں نے کہا سر ہماری پوری ٹیم یہاں موجود ہے اسلام آباد میں, آپ سے ملنا چاہتی ہیں. انہوں نے کوئی بات نہیں سنی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ پارلیمنٹ ہاؤس آئیں, اور میری پوری ٹیم وہاں پہ گئی. انہوں نے بہت اچھی آنر بخشا ہماری ٹیم کے لیے, بہت حوصلہ افزائی, اور آپ سے پھر کانٹیکٹ کرو. چیمپئنز تو پھر چیمپئنز ہیں, آنر ہمارا ہوتا ہے یہ جب آپ لوگ بس ہمیں ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ہیرو کون ہے. ہم زیرو کو اٹھا کے آسمان پہ بٹھا دیتے ہیں, ہیرو بیچارہ رولتا رہتا ہے. یہ ہماری پرابلم ہے, بس سمجھ آ جائے تو پھر تو بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہماری طرف سے بہت بیسٹ وشز ہیں آپ سب کے لیے, دعائیں ہیں کہ آنے والے جو ٹورنامنٹس ہیں اس کے اندر بھی آپ بڑی زبردست کارکردگی دکھائیں, ان بیٹن رہیں. میں ایک آخری بات جو ہے ایک بالکل اختتامی لمحات میں کہنا چاہوں گا, ایک میسج پاکستان نے سے ہم نے صرف لیا ہی لیا ہے, پاکستان کو دینا بھی ہے. اور کسی بھی جگہ آپ کام کرتے ہیں, ایک تو جو ہمارے ساتھی ہیں گھروں میں, یہ جو معذوری ہے, ڈسیبلٹی ہے, وہ یہاں ہوتی ہے, آپ کے جسم میں نہیں. یہاں سے نکال دیں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. بالکل 24 گھنٹے قائد اعظم کے پاس بھی تھے, 24 گھنٹے سچن ٹنڈولکر کے پاس بھی تھے, 24 گھنٹے ہمارے پاس بھی ہیں, آپ کے پاس بھی ہیں. ان 24 گھنٹوں کا استعمال کیسے کرنا ہے آپ کے اوپر ہے. اور سب سے بڑی بات, اپنے ماں باپ کی قدر کریں, اپنے استاد کی اور اپنے محسنوں کی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے. اور ایک اچھی سوچ رکھیں, ملک کے لیے کچھ کرنا ہے تو ہمیشہ اچھا ہی کریں گے. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ ادا کریں گے آپ سب لوگوں کا. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ناظرین, حیات لے کے چلو, کائنات لے کے چلو, چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. آج ایک ایسی ہی شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں جو سارے زمانے کو اپنے ساتھ لے کر چل رہی ہیں. سماجی کارکن ہیں سبرینہ خان, اور ویسے تو امریکی سینٹ میں فارن پالیسی سے متعلق قانون سازی پر بڑا کام کرتی ہیں, مگر پاکستانی ہونے کے ناطے ان کا دل جو ہے وہ پاکستان میں ہی دھڑکتا ہے. اور سول رائٹس فاؤنڈیشن انہوں نے بنائی ہوئی ہے, پاکستان میں انڈر پریویلیج لوگوں کے لیے کام کر رہی ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں اور ان کے پروجیکٹس کے بارے میں جانتے ہیں. السلام علیکم سبرینہ, بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. یہ بتائیے کہ پاکستان میں بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے جو کام کرنے کا خیال ہے وہ آپ کو کیسے آیا؟ جی بالکل. تو I was born and raised in America. Even though my parents are Pakistani, I have always felt کہ میں روٹ سے بالکل پاکستانی ہوں. تو امریکہ میں پلی بڑی ہوں, but that did not absolutely deter me کہ میں پاکستان کے لیے کوئی کام کروں. میں جب سے اپنے ever since I was a child
I wanted to do something in Pakistan. Right. Frequent visits के वक्त जब मैं विजिट करती थी अपनी फैमिली को पाकिस्तान में अपने पेरेंट्स के साथ, तो मैं काफ़ी चीज़ें नोटिस करती थी पाकिस्तान में. ऑब्वियसली अमेरिका और पाकिस्तान में बहुत फ़र्क है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं ये नोटिस करती थी कि वुमेन कैसे अपने आप को हैंडल करते हैं पाकिस्तान में. मैंने काफ़ी टाइम हॉस्पिटल्स में गुजारा. हॉस्पिटल्स में मैं वॉलंटियर करती थी. मैं जब भी हॉस्पिटल्स में जाती थी, मैं ये तो एक चीज़ नोटिस करती थी कि the women were always responsible for bringing their children, their sick children, to the hospital, most of the times without their husbands. तो मैं a lot of those times I was young, you know, I was naive. मैं जब भी इन women से बात करती थी और मुझे अपनी stories बताती थी ना, मुझे बहुत अजीब लगता था ये सुन के कि you know these women they carry their families on their own. लेकिन अमेरिका में तो you know it's very rare कि एक woman अकेली सब कुछ करे जैसे पाकिस्तान में करते हैं. ये मैंने नोटिस किया. और फिर मैंने स्कूल्स में काफ़ी वॉलंटियर किया जब मैं देखती थी कि लड़कियां काफ़ी इनसिक्योर हैं जो अपने स्टडीज़ में, वो नोटिस करती थी कि मैं अपने आप को हर चीज़ के बंदे के साथ कंपेयर करूं कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ. ये चीज़ें मैंने जब नोटिस की, मैंने सोचा कि अगर मैं पाकिस्तान के लिए कभी कोई काम करूंगी, मुझे वुमेन पे फोकस करना चाहिए, मुझे लड़कियों पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बहुत ज़रूरत है और उनमें ताकत बहुत है. They just need to learn how to use it. So that's why I decided to work for women in Pakistan. बिल्कुल सही है. अच्छा, वो तो वैसे नाम से ही जाहिर है शी विल राइज, तो जाहिर है ख़वातीन के हवाले से बड़ा काम करती होगी ये तंजीम. इसके बारे में बताइए, ये है क्या और बच्चियों की तालीम के हवाले से ये तंजीम किस तरह की कोशिशें कर रही है? जी बिल्कुल. तो शी विल राइज फाउंडेशन इज़ ए 501c3 नॉन प्रॉफिट जो यूनाइटेड स्टेट्स में बेस्ड है. यूनाइटेड स्टेट्स में बेस्ड है, लेकिन हमारा काम पाकिस्तान में होता है. तो एज आई सेड, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, आई लिव देयर, लेकिन मेरा पाकिस्तान आना जाना काफ़ी होता है और मेरा फोकस भी, मेरा सारा काम मैं पाकिस्तान में करना चाहती हूँ. जो शी विल राइज फाउंडेशन है, हमारी गोल ये है कि हम वुमेन को स्ट्रेंथन करें, उन्हें मोर कॉन्फिडेंट बनाएं, उन्हें रिसोर्सेज दें ताकि वो और कॉन्फिडेंट बन सकें. मेरा जो पहली प्रोजेक्ट थी शी विल राइज फाउंडेशन का, वो फोकस था थर में. अच्छा. और द रीज़न वाई मैंने थर में काम शुरू किया क्योंकि मैं चाहती थी कि हम एक्सपेंड करें किसी जगह पे जहाँ वुमेन रिप्रेजेंटेशन और वुमेन के लिए रिसोर्सेज कम हैं. मैंने देखा है लाहौर में आते जाते हुए, इस्लामाबाद में, कराची में, इट्स गेटिंग बेटर. ज़्यादा यू नो ऑल गर्ल्स स्कूल्स हैं, यू नो वो सिटीज़ हैं तो एजुकेशन पे फोकस है, लेकिन इन जगहों में जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ बिल्कुल भी एजुकेशन पे फोकस नहीं है, स्पेशली फॉर वुमेन. तो मेरा फोकस था कि मैं ऐसी जगह पे काम करूं. तो आई डिसाइडेड टू बिल्ड ए स्कूल फॉर 120 गर्ल्स थर में दैट वुड बी फोकस्ड ऑन ऑल गर्ल्स एजुकेशन. तो ये स्कूल बनाते हुए मेरे ज़रा मुश्किल था. मैं अमेरिका में बैठी हुई थी और मैं थर में काम कर रही हूँ, लेकिन you know through on ground staff I was able to develop this school for 120 girls. And actually recently मैंने उस स्कूल को visit किया and it was quite an experience. I mean वो लड़कियाँ, you know, they're not used to interacting with people that are coming from cities. तो वो मुझे देख के काफ़ी परेशान हुई थी. I looked different than them. उनके style, उनका makeup, उनका कपड़े, सब कुछ मेरे से different था. And it was very interesting to see कि वो लड़कियाँ react कैसे करती हैं ऐसी situations में. लेकिन मैंने ये बस देखा था कि उस जगह उन लड़कियों का बहुत potential है and I know कि अगर वो educate हो जाएं, वो resources they can use to build a future for themselves. तो इसलिए मैंने ऐसी जगह पे ये काम शुरू किया ताकि हम शो कर सके कि इन रिमोट जगहों में भी लड़कियों को एम्पावर करना चाहिए. बिल्कुल. तो जब आपकी लड़कियों से इंटरेक्शन हुई तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो लड़कियां हैं उनको तालीम के हवाले से क्या चैलेंजेस सामने आते हैं उनके? जी बिल्कुल. आई थिंक पाकिस्तान काफ़ी डेवलप हो चुका है. आई थिंक कि यू नो हम नए स्ट्राइड्स में कर रहे हैं, हम मॉडर्न लाइफ को देख रहे हैं एंड वुमेन आर मोर इन्वॉल्व इन द एजुकेशन सेक्टर. यू नो आई एम सीइंग दैट एट द कॉलेज सेक्टर. यू नो बीनीथ दैट मैं देख रही हूँ कि लड़कियों की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गई है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कल्चरल नॉर्म्स एग्जिस्ट नहीं करते. अब देखें, आप कल्चरल नॉर्म्स देखें. वुमेन आर नॉट एनकरेज्ड टू परस्यू a degree. Women are not encouraged to go to school क्योंकि उनके alternatives होते हैं future के लिए जो cultural norms के साथ surround करते हैं. तो आप देखें क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों का focus school नहीं होता. लड़कियों का focus ये होता है कि मैं शादी करूं. लड़कियों का focus होता है कि सही है, तो उनको बेसिकली डेवलप करना है. बिल्कुल सही है. अच्छा, उनको डेवलप करना है. क्विकली आखिर में बस आपसे सिर्फ एक छोटा सा मैसेज लेंगे फॉर पाकिस्तानी वुमेन, क्या कहेंगी?
जी बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तानी ख़वातीन कॉन्फिडेंट हों। मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तानी ख़वातीन अपने 2 feet पे स्टैंड कर सकें without anyone supporting them because they're able to support themselves. बिल्कुल सही And है। I hope Pakistan moves in that direction. इंशाल्लाह As जी I वेरी said, सून मैंने पाकिस्तान I'm the विल founder मूव of इन दैट डायरेक्शन और ख़वातीन अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, खुद मुख्तार हो जाएं, अपने फैसले खुद ले सकें। ज़ाहिर है फैमिली का बड़ा एक अमल दखल है, लेकिन ख़वातीन के फैसले ख़वातीन के हवाले से अब मेरा फैसला होगा, मैं खुद करना चाहूँगी बजाय इसके कि कोई और मर्द आके करे, बिकॉज मेरे मसलों को मैं खुद समझती हूँ। तो इंशाल्लाह हम भी यही उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी ख़वातीन जो हैं वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। और आज के प्रोग्राम से इतना ही नाजरीन, अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।